आज का जो टॉपिक है, डे 2 का टॉपिक, एनर्जाइजिंग योर एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोशा, अ जर्नी इनटू 7 चक्रास। हमने जैसा कि कल पाया था, हमारी जो आइडेंटिटी है वो लेयर्स में है। जैसे कि एक अनियन, एक प्याज लेयर्स के अंदर में होती है, वैसे ही हमारा जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वयं का जो हमारा अस्तित्व है, वो इसी लेयर्स के अंदर छुपा हुआ है। तो कल हमने एक सबसे बाहरी जो परत थी अन्नमय कोश की, उसको सुदृढ़ किया था। हम अपने अन्नमय कोश को, अपनी फिजिकल बॉडी को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उपवास के द्वारा, रात्रि भोजन के त्याग के द्वारा, सात्विक भोजन के द्वारा, सही तरह से अपने स्लीप साइकिल को कोऑर्डिनेट करके, अपने इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करके, योगासन करके, एक्सरसाइज करके, इस तरह से हमने पाया कि हम अपने अन्नमय कोश को सुदृढ़ कर सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो हमारा अन्नमय कोश तभी सुदृढ़ होगा जब हम प्रकृति के करीब रहेंगे। हम जितना नेचर के साथ में जिएंगे, हमारा अन्नमय कोश उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि हमारा अन्नमय कोश बना किससे है? हमारा अन्नमय कोश बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये पांचों तत्व पृथ्वी, ये प्रकृति के हैं। तो अगर हम अपना जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य में अगर बिताते हैं तो हमारा अन्नमय कोश बहुत सुदृढ़ होता है। और अगर हम प्रकृति के विमुख चाहते हैं तो हमारा अन्नमय कोश जो है वो डिजीज हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो कल हमने बहुत डिटेल में अन्नमय कोश के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बढ़ेंगे अपने सेकंड लेयर के बारे में, वो है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्नमय कोश द्वारा ही हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना चाहते हैं, जिस पर्पस को लेकर हमारी आत्मा इस धरती पर आई है, जिस पर्पस को हम पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ अन्नमय कोश ही है। अगर अन्नमय कोश पावरफुल नहीं रहा तो हमारे बाकी के जो शरीर है वो सब विफल हो जाएंगे। तो अन्नमय कोश तो बहुत पावरफुल हमें करना ही है, लेकिन अन्नमय कोश हमारे बाकी सब शरीर के सामने बहुत ही वीक है। इनफैक्ट वो सबसे वीकेस्ट बॉडी है, क्योंकि अन्नमय कोश खुद में जीवित भी नहीं रह सकता। हम सबके अंदर ये भ्रांति है कि हम ऑक्सीजन के द्वारा जी रहे हैं। आज इतने ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मची हुई है। हम ऑक्सीजन के लिए जी तो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा जो हमें जीवन दायनी शक्ति देता है वो है हमारी प्राण शक्ति, जो बहती है प्राणमय कोश में। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन पर जीते थे तो आज वेंटिलेटर लगा के और बहुत सारा ऑक्सीजन पंप इन करके हम पता नहीं कितने लोगों को जीवित कर सकते थे। और अगर हम ऑक्सीजन पर जीते थे तो जो हिमालय की कंदराओं में हमारे इतने सारे ऋषि मुनि हैं, जो सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर हमारे कोटा कोटि जो हमारे मुनि हैं, साधु हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उन्होंने जो इतने इतने समय तक अपने श्वास पर कंट्रोल रखा और श्वास नहीं लिया और अपनी साधना में रत रहे, तो वो शायद वो नहीं कर पाते। तो हम जीवित ऑक्सीजन के कारण नहीं है, ऑक्सीजन तो जस्ट एक माध्यम है, लेकिन हम जीवित किस लिए? हम जीवित हैं जो प्राणमय कोश में बहती हुई प्राण ऊर्जा है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हम उसके कारण जीवित हैं। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी किस में दौड़ रही है? ये लाइफ फोर्स एनर्जी दौड़ रही है हमारे प्राणमय कोश में। तो प्राणमय कोश हमारी सेकंड बॉडी है। हमारी फर्स्ट बॉडी आउटर बॉडी हो गई हमारा अन्नमय कोश, और उसी का रेप्लिका प्राणमय कोश को एथरिक डबल भी कहा जाता है, क्योंकि वो ट्विन है। किसका ट्विन? हमारे अन्नमय कोश का ट्विन। अन्नमय कोश स्थूल है, दिखता है। प्राणमय कोश एनर्जी का बना है, हमारी आंखों से हमें नहीं दिखता, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। इनफैक्ट प्राणमय कोश और अन्नमय कोश दोनों जुड़े हुए हैं एक सिल्वर कॉर्ड के द्वारा। और जब तक ये सिल्वर कॉर्ड जुड़ा रहता है तब तक प्राणों का संचार प्राणमय कोश से अन्नमय कोश में होता रहता है और हम जीवित रहते हैं। जिस क्षण ये सिल्वर कॉर्ड कट जाता है, प्राणों का संचार बंद हो जाता है और फिर हम चाहे जितने भी ऑक्सीजन पंप इन कर लें, हम जीवित नहीं रह पाते। तो प्राणमय कोश हमारा दूसरा शरीर है जो अत्यंत 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 इंपॉर्टेंट है, और प्राणमय कोश बना है प्राण शक्ति के द्वारा। अब ये प्राण शक्ति
जो बह रही है हमारे चारों तरफ प्राणमय कोश में, वो ऐसे तो समान है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, कि वो किस दिशा में दौड़ रही हैं और किस ऑर्गन को वो कंट्रोल कर रही हैं, उस तथ्य पर हम 5 प्राण, हम कहते हैं कि हमारे अंदर 5 प्राण हैं। पहला हुआ प्राण, जो हम श्वास अपने अंदर लेते हैं, वो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसे हम बाहर से अंदर लेते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारे हेड और हमारे चेस्ट, हमारे लंग्स को कंट्रोल करता है। इस रीजन पर वो ऑपरेट करता है। उसके बाद हमारा आता है उदान वायु। उदान वायु नीचे से ऊपर, इनसाइड टू आउटसाइड ऑपरेट करता है और हमारे सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तीसरा है समान वायु, जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो एक सर्कुलर फॉर्मेट में है हमारे स्टमक के अराउंड। तो ये हमारा डाइजेस्टिव, इसे जटाग्नि भी कहते हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारे डाइजेशन, पाचन क्रिया में हमारी मदद करता है। चौथा हो गया व्यान वायु, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी पूरे बॉडी में एनर्जी को नाड़ियों द्वारा प्रवाहित करने में हमें मदद देता है। और पांचवा हो गया अपान वायु, जो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमारे एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर से हमारे जो बैड ये जो प्राण शक्ति है उसे बाहर एक्सपेल करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह से हमारे 5 प्राण हैं। नेचर में पांचों प्राण सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है और उनकी जो उनका जो वर्क है, जो जिस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं, उसके हिसाब से ये 5 भाग में विभाजित हैं। ये 5 जो प्राण हैं, हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब अपने 5वें दिन ज्ञानमय कोश की तरफ जाएंगे, जब हम कुंडालिनी जागरण की बात करेंगे। क्योंकि कुंडालिनी जागरण के समय हम जब अपने ज्ञानमय कोश को जागृत करना चाहते हैं, तो ये 5 प्राण के डायरेक्शन को बदल के उनमें और एनर्जी पुशन करके हम अपनी मां कुंडालिनी की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे 5वें दिन। आज हमें बस इतना ही समझना है कि ये जो प्राणमय कोश है, ये 5 प्राण द्वारा बना हुआ है, उसके द्वारा संचालित है। अब ये प्राण शक्ति दौड़ कैसे रही है हमारे चारों तरफ? तो जिस तरह ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, उसी तरह प्राण शक्ति फ्लो करती है नाड़ीज के अंदर। नाड़ी क्या है? नाड़ी सूक्ष्म पाइप है। नाड़ी मतलब पाइप, तो ये सूक्ष्म पाइप है, दिखती नहीं है, सटल पाइप्स हैं, जिसके द्वारा एनर्जी हमारे प्राणमय कोश में फ्लो करता है और हमारे बाकी के शरीर को प्रवाहित की तरफ प्रवाहित होता है। तो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, जैसा कि आप पिक्चर सामने देख सक रहे हैं। इस तरह से नाड़ी हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिसके द्वारा प्राण शक्ति उनके अंदर फ्लो कर रही हैं। एंड 72,000 नाड़ीज हमारे अंदर में व्याप्त हैं। और ये जो नाड़ी है, इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है, उनके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड हमारे चारों तरफ क्रिएट हो जाती है। एनर्जी से जो फील्ड क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं ऑरा। हम सभी ऑरा को जानते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि ऑरा जो क्रिएटेड है वो हमारे प्राण शक्तियों के द्वारा क्रिएटेड है। अब ये साथ में हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम सबके अंदर जो प्राण शक्ति फ्लो कर रही है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बलिष्ठ है, ज्यादा सशक्त है, सांसारिक वे में नहीं, आध्यात्मिक वे में, जिनका मनोबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा सशक्त है, जिनके 5 शरीर ज्यादा पावरफुल हैं, वे उनका जो एनर्जी है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और जब उनकी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है एनर्जी, तो उनकी ऑरा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। लेंथ ऑफ द ऑरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राणा एनर्जी।
तो नाड़ियों के अंदर जो प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है उसी के हिसाब से हमारा ऑरा क्रिएट होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी लो है, डिजीज जो इंसान होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, तो उनकी जो ऑरा होती है बहुत संकुचित होती है, जगह जगह बहुत सारे छेद होते हैं, पावरफुल नहीं होती। और जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है उनकी ऑरा बहुत सशक्त होती है, वो एक शील्ड की तरह होती है, एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर इन्वेड ही नहीं कर सकती। आपको ये जानना आवश्यक है कि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे अंदर बीमारी आने के 6 महीने पूर्व हमारे प्राणमय कोश में बीमारी आ जाती है। तो जिसकी ऑरा कमजोर है वो इस बीमारियों को फटाफट टैप इन कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। बिकॉज जिसकी ऑरा कमजोर है उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो ब्रह्मांड की नेगेटिविटी को, ब्रह्मांड के डिजीज को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। और जिनकी ऑरा पावरफुल होती है वो एक कवच की तरह रहती है और कोई भी नेगेटिविटी को अंदर जाने नहीं देती। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हमें स्ट्रांग रहना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो। और ऑरा तभी स्ट्रांग होगा जब हमारी प्राण एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होगी। रिसर्च ने प्रूव किया है कि एक हेल्दी इंसान की ऑरा अराउंड 2.4 मीटर्स के करीब है। एक बीमार इंसान की ऑरा 1.95 मीटर्स के करीब है। और एक इंसान जो मृत्यु के बिल्कुल करीब है उसकी ऑरा बिल्कुल संकुचित हो जाती है और 0.9 मीटर्स तक पहुंच जाती है। और वहीं जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल है, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आचार्य हैं, उनकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि वो किलोमीटर्स तक रन करती है। और उनकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि उस ऑरा के अंदर जितने लोग आते हैं वो भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। आप लोगों ने पाया होगा कि जब भी कोई बहुत बड़े महात्मा, हमारे ऋषि मुनि, हमारे महाराज जी जब हमारे शहर में आते हैं और अब हम उनकी वयावृत्ति में लग जाते हैं, हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो हमारे सारे भाव ही बदल जाते हैं। तो भाव बदलने का कारण क्या है? कारण उनकी ऑरा है। जैसे उनकी ऑरा में आते हैं, हमारा हर कुछ, हमारा इमोशंस, हमारा साइकोलॉजी, हमारा एवरीथिंग चेंजेस। इनफैक्ट हम खुद फील करते हैं कि हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है सब काम करने के लिए। दिन रात हम दौड़ते रहते हैं और वही जैसे वो विहार कर जाते हैं हम वापस से सेम टू सेम हो जाते हैं। तो हम उनकी ऑरा में थे इसलिए इतने चेंज हो गए, और जैसे ही उनकी ऑरा के बाहर निकले हम बैक टू नॉर्मल हो गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ऑरा को स्ट्रांग करें। और ऑरा तभी स्ट्रांग होगी जब हमारी प्राण शक्ति की फ्रीक्वेंसी पावरफुल होगी। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कारण से हमारी प्राण एनर्जी बनती है, कैसे पावरफुल होती है, और उसको हम किस तरह से और पावरफुल कर सकते हैं ताकि हमारी ऑरा बहुत पावरफुल हो। और ऑरा जब हमारी बहुत पावरफुल होगी तो एक सुरक्षा कवच की तरह रहेगी जो हमें सांसारिक एज वेल एज आध्यात्मिक दोनों ही मार्ग में बहुत बैलेंस्ड वे से हमें आगे लेकर जा सकेगी। तो ये जैसा कि अभी हमने पाया कि हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, और ये 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी बहुत ही प्रमुख है। वे है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप जैसे कि सामने चित्र में देख पा रहे हैं, जो येलो कलर की नाड़ी है वो है ईड़ा नाड़ी, और जो ब्लू कलर की नाड़ी है पिंगला नाड़ी, और बीच में सेंटर में जो एक येलो नाड़ी जा रही है वो है सुषुम्ना। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का जो उद्गम स्थान है वो हमारा पेरिनियम है, टिप ऑफ द टेल बोन। हमारे पेरिनियम से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का उद्गम होता है। ईड़ा जो है वो हमारी फेमिनिन नाड़ी है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, हमारे मेंटल फैकल्टीज को, हमारे इमोशनल फैकल्टीज को कंट्रोल करती है, हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है। और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे, उसे हम
सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, और पिंगला नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और पिंगला नाड़ी जो है वो पुरुष नाड़ी है, उसमें पुरुष तत्व है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके अंदर, और वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, और हमारे अंदर फिजिकल एनर्जी देती है, फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और ये इनका उद्गम हो रहा है टिप ऑफ द टेल बोन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला भाग है वहां से इनका उद्गम हो रहा है, और ये स्पाइरल वे में हमारे यहाँ तक मिडिल ऑफ द आईब्रो, जिसे ग्लैबेला भी कहते हैं, जहां पर मेरी यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ये मिड ऑफ द आईब्रो, यहाँ पर जाकर वे मर्ज कर जाते हैं फाइनली। अगर ईड़ा और पिंगला बैलेंस नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर ईड़ा नाड़ी हाइपर एक्टिव हो जाए तो हमारा मेंटल फैकल्टी बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, और वो इंसान बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, बिकॉज उसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हमेशा अपने सोच में जूझता रहता है। और उसी तरह अगर पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर वो आदमी अपनी फिजिकल एनर्जी को बहुत यूज करता है, और वो उस तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बिल्कुल बैलेंस वे में रखना चाहिए, और इन्हें बैलेंस करने का सबसे सरल उपाय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुझे आशा है कि सभी को अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छे से आता होगा। हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, राइट को क्लोज करके, और फिर थोड़ी देर रोकते हैं, और फिर राइट से छोड़ देते हैं, फिर राइट से लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, और फिर लेफ्ट से छोड़ देते हैं। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस्ड रहती है तभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ी है। मां कुंडालिनी की शक्ति, हमारी जो चित्ती शक्ति है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो मां कुंडालिनी के रूप में एक सुप्त अवस्था में हमारे टिप ऑफ द टेलबोन में स्थापित है, और वो तभी एक्टिवेट होता है जब मां सुषुम्ना एक्टिवेट होती हैं, और वो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिसे हम कुंडालिनी जागरण भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस डे 5 में करेंगे, लेकिन अभी मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के जो उद्गम स्थान है वहां पर मां कुंडालिनी का वास है, और जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब बैलेंस होती हैं तब मां सुषुम्ना जो है वो एक्टिवेट होती हैं, और वो ऊपर की तरफ जाती है, और मां कुंडालिनी शक्ति जो है वो जागृत अवस्था में आती है। बातें तो मैं बहुत सिंपल वे में करा रही हूँ, लेकिन ये पूरी विधि जो है वो बहुत डीप, बहुत डिटेल, और ये साइंस बहुत डीप और दिव्य साइंस है। मैं चाहूंगी आप सभी गुरु मंडला को प्रणाम करें, धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी। मैं गुरु मंडला को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं आज आपके समक्ष में आकर जो भी ज्ञान उन्होंने मुझे दिया वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं आपसे उसे शेयर करूं, और आप सबको वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आज आप सब इकट्ठे हुए और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत 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 दिव्य है, और ये हमें सिर्फ इस लोक ही नहीं, उस लोक में भी हमारे बहुत काम आने वाला है। ये जो कोरोना महामारी का जो जिस संदर्भ में हम आज सब जुड़े हैं, जिस कारण से हम आज जुड़े हैं, ये एक्चुअल में बहुत छोटा है, क्योंकि ये आएगा और थोड़े टाइम में चला जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस जो हम इतनी विपरीत और इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति जो मानवता पर आज आई है, सामूहिक रूप में आई है, उसको फेस करने के लिए हमने अपनी शक्तियों को कितना बढ़ाया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आध्यात्मिक शक्ति को हम बढ़ाएं, धीरे धीरे हमारी जो आइडेंटिटी की परतें हैं उसको धीरे धीरे हम उसको समझें, अपनी जर्नी को और इनवर्ड लेके जाएं, और अपनी आंतरिक यात्रा को और सुदृढ़ बनाएं, और हम अपने जो रियल सेल्फ हैं, जो हमारा ट्रू, जो हमारा नेचर है, जो हमारा ट्रू अस्तित्व है, जो अत्यंत 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 पावरफुल है, उससे हम अवगत हो सके। तो ये थी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अब
यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, ये शुरू हो रही है टिप ऑफ द टेल बोन से और एंड हो रही है ग्लैबेला में, जो दोनों बहुओं के बीच में है, और फिर यहाँ ईड़ा और पिंगला एंड हो जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी और ऊपर तक जाती है और वो यहाँ पर हमारे क्राउन का जो पोजीशन है वहां पर आकर वो रुकती है। तो ये जो तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एक एक चक्र स्थापित है, जैसा कि आप सामने इस चित्र में देख सक रहे हैं, जो दाहिने साइड में चित्र है, जहां पे रेड ब्लू और बीच में एक पाइप जा रहा है सुषुम्ना नाड़ी का, उनका सबका इंटरसेक्शन है और बीच में सारे चक्र बने हुए हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये सारे चक्र हमारे बने हुए हैं। तो सबके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक एक चक्र स्थापित है। अब ये चक्र है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राण शक्ति फ्लो करती है नाड़ी में, उसके कारण हमारी ऑरा क्रिएट होती है और जो ऑरा क्रिएट कर होती है वो हमें पावर देती है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन ये जो एनर्जी है वो नाड़ी में आई कैसे? सोर्स क्या है ये एनर्जी का? तो सोर्स है हमारे ये चक्र। ये चक्र ट्रांसफॉर्मर की तरह है जो ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं और टैप करके वो नाड़ियों द्वारा ये एनर्जी को प्रवाहित करते हैं हमारे बाकी के शरीरों में। चक्र, जैसा कि इसका नाम है, ये चक्र व्हील की तरह है जो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहता है और इसके रोटेशन के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी आधारित होती है। तो हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने सारे जो हमने जीवन लिए हैं उसमें हमने इतने सारे कर्म इकट्ठे किए हैं, तो ये सब कर्मों के कारण हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है चक्र का, वो नेचुरल नहीं रह पाता, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, या तो ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और जब ये फ्रीक्वेंसी चक्र का ज्यादा या कम, उसकी वाइब्रेशनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बदल जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तब वो या तो ज्यादा एनर्जी नाड़ियों में प्रवाहित करता है या फिर कम एनर्जी प्रवाहित करता है। जब स्पीड ज्यादा हो गई तो ज्यादा एनर्जी फ्लो करेगी, जब स्पीड कम हो गई तो कम एनर्जी फ्लो करेगी, और दोनों ही सिचुएशन में वो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे बाकी बॉडीज के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चक्र अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करे, क्योंकि जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तभी वो राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाड़ी में पुशन कर पाता है और तब हम एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं जो एक हेल्दी स्टेट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ला सके। एक बार हम सातों चक्र को एक बार हम समझेंगे। ऐसे तो हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र में हमारे अंदर 7 चक्रास हैं जो सबसे पावरफुल है और हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमारे पांचों बॉडीज को कंट्रोल करते हैं। और वे हैं रीढ़ की हड्डी पर मूलाधार चक्र, जो आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे में लाल रंग का। मूलाधार चक्र रेड कलर का है और इसके 4 पेटल्स हैं। चक्र जो है वो पेटल की तरह है, हर चक्र अलग अलग, हर चक्र के नंबर ऑफ पेटल्स डिफरेंट होते हैं। और ये जो पेटल्स हैं, आपको सामने में जो पेटल्स दिख रहे हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, खिले हुए दिख रहे हैं, बट जब हम पिप फोटोग्राफी के थ्रू हम जब अपने चक्रों की स्कैनिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे चक्र उतने हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट कई कई केस में तो पेटल्स भी गायब होते हैं और बहुत सारे केसेस में पेटल्स बिल्कुल मुरझाए हुए हो रहते हैं। कारण ये है कि जो एनर्जी फ्लो होनी चाहिए वो एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रही है। हमारे कर्म इतने कलुषित हैं कि हमारे चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, वो ब्रह्मांड की एनर्जी को प्रॉपरली टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे नीचे है हमारा मूलाधार चक्र, जो आइडियली 4 पेटल्स का होना चाहिए, होता है और रेड कलर का है।
उसके ऊपर है हमारा स्वादिष्टान चक्र जो 6 पेटल्स का है, 6 पेटल्स का और ऑरेंज कलर का है। उसके ऊपर है हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि नाभि पर स्थित है। नाभि पर स्थित हमारा मणिपुर चक्र जो 10 पेटल का है और येलो कलर का है। और फिर 12 पेटल का हमारे यहाँ वक्ष स्थल पर, हमारे हार्ट सेंटर पे 12 पेटल का हमारा ये अनाहत चक्र है। और फिर 16 पेटल का हमारा विशुद्धि चक्र यहाँ पर हमारे कंठ पर है। एंड 2 पेटल का हमारे दोनों भुवों के बीच में, जहां पे ईड़ा और पिंगला नाड़ी यहाँ पे जहां फाइनली कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है। और फिर यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी अकेले आगे बढ़ती है और ये जो है वो है हमारा सहस्रार चक्र जो 1000 पेटल्स का बना हुआ है। और जब आप देखेंगे कि ये कलर है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और विबग्योर वायलेट, तो ये विबग्योर रेनबो इंद्रधनुष के 7 रंग। तो ये 7 चक्र इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लो है और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। तो नीचे से ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। रेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑरेंज की, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा ब्लू, देन इंडिगो एंड देन वायलेट। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र 7 रंग के हैं और अलग अलग नंबर ऑफ पेटल्स से बने हुए हैं। इनफैक्ट ये सातों जो चक्र है वो अलग अलग एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, ये पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वो वाटर तत्व, जल तत्व का बना हुआ है। हमारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का बना हुआ है। अनाहत चक्र हमारा वायु तत्व का बना है। विशुद्धि चक्र हमारा आकाश तत्व, और ये जो है आज्ञा चक्र ये है हमारा गुरु तत्व का बना हुआ, और सहस्रार जो है वो परम तत्व का बना हुआ है। जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस नीचे से ऊपर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी चेतना जो है वो बढ़ती जाती है और हमें अपना ज्ञान और बेटर होता जाता है। तो चक्रों को बैलेंस करना हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि हमने क्या पाया, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं कि चक्र क्या करते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं। चक्र जब बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं तो वो करेक्ट एनर्जी को टैप करते हैं और वो करेक्ट एनर्जी को नाड़ियों द्वारा पांचों शरीर में पहुंचाते हैं और हमारे पांचों शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब चक्र बैलेंस नहीं होते, या तो वो ज्यादा एनर्जी को टैप करते हैं या फिर कम एनर्जी को टैप करते हैं। जब चक्र बैलेंस नहीं होते तो नाड़ियों से जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो बैलेंस नहीं होती, ऑप्टिमम नहीं होती, और उनके कारण हमारे शरीर में पांचों शरीर, यहां मैं जब बात कर रही हूं तो पांचों शरीर की बात कर रही हूँ, सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं। हम इसके बाद प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश में भी जाएंगे। तो हमारा माइंड बॉडी जो हमारे थॉट्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है। कई बार हम कहते हैं कि हम चाहते नहीं, बट हमारी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है। वो इसलिए बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर फियर बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो मनोमय कोश में जो प्राण शक्ति जा रही है वो बैलेंस्ड नहीं है। हर चक्र हमारे फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जो नाड़ियों से जो प्राण शक्ति जा रही है वो पोषण कर रही है अन्नमय कोश की। तो अन्नमय कोश से हमारे सारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स कंट्रोल हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो पोषण कर रही है हमारे मनोमय कोश का, जो सीट है हमारे थॉट्स एंड हमारे इमोशंस का, तो उसको भी बैलेंस कर रहा है। हर चक्र हमारे ऑर्गन्स एंड हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। तो हम जब एक एक चक्र की बैलेंसिंग करते हैं तो हमारे उससे रिलेटेड ऑर्गन्स एंड उससे रिलेटेड इमोशंस हील होते जाते हैं। तो चक्र बैलेंसिंग से हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल होलिस्टिक हीलिंग हमारी होती है। चक्र जो है वो बेस है, चक्र बेस है हमारे एग्जिस्टेंस का। अगर हमने चक्र को बराबर से
पोषित कर लिया, उन्हें बराबर से बैलेंस कर लिया, तो हम अपने पांचों शरीर को प्रॉपरली हैंडल करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज का जो सत्र है हमारा, उसमें हम इसी को ही बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एक एक चक्र पर जाएंगे और उसके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और कैसे उसको हम बैलेंसिंग कर सके, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और कल हम इसके ऊपर एक मेडिटेशन भी करेंगे, ताकि ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान ना रहे, वो हमारी अंतरात्मा तक उतर सके। तो चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम कलर से बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सातों चक्र 7 अलग अलग कलर, इंद्रधनुष के 7 अलग अलग कलर से बने हुए हैं। तो जब हम उन कलर्स को अपने चक्रों पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चक्र हील होते हैं। हम करेंगे ये कार्य अपने कल के मेडिटेशन में। फिर हम मंत्रों के द्वारा हम चक्रों को हील करते हैं। आप पा रहे होंगे कि हर चक्र के अंदर एक एक मंत्र लिखा हुआ है, लम, वम, रम, यम, हम, ओम और ओम। तो ये बीज मंत्र है हर चक्र का। इनफैक्ट सिर्फ चक्र का ही बीज मंत्र नहीं है, चक्र के जितने पेटल्स हैं उनका भी बीज मंत्र है, जिसे हम डिटेल में आगे चलकर और डिस्कस करेंगे। तो ये मंत्रों की चैंटिंग द्वारा, ये मंत्रों को चक्रों पर प्रोजेक्ट करके हम उन पेटल्स की में जो कर्म, जो कलुषित कर्म है, उनकी निर्जरा करेंगे। निर्जरा करके हम उसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करके हम उन पेटल्स को वापस से स्ट्रेंथन करेंगे, और ताकि वो प्रॉपरली ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप कर सके और टैप करके नाड़ियों में फ्लो करा सके। और नाड़ियों में अगर प्रॉपर एनर्जी फ्लो करेगी तो हम बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, हर वे से होलिस्टिकली हेल्दी रहेंगे। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से हमारा होलिस्टिक एक हेल्थ क्रिएट होगा। फिर तीसरा हो गया एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हर चक्र अलग अलग एलिमेंट से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे अलग अलग तत्वों से बना हुआ है। तो जब उन तत्वों के साथ जब हम अपना समय ज्यादा बिताते हैं, उनके साथ हम जब आदान प्रदान करते हैं, तब फिर हमारी हीलिंग और फास्टर होती है। फिर सेंस ऑर्गन्स, हर चक्र एक सेंस ऑर्गन के साथ भी जुड़ा है। जैसे कि हमारा पृथ्वी तत्व है, वो हमारे सुगंध से, क्योंकि पृथ्वी से सुगंध आती है तो उससे जुड़ा हुआ है। हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है वो जीवा, स्वाद से जुड़ा है। हमारा जो मणिपुर चक्र है वो चक्षु से, आईज से जुड़ा हुआ है। हमारा अनाहत चक्र हमारे टच से जुड़ा हुआ है। हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे ये सुनने की जो शक्ति है उस इंद्रिय से जुड़ा है। तो अलग अलग इंद्रियों से हमारे अलग अलग चक्र जुड़े हुए हैं, जिसको अगर हम और स्ट्रेंथन करेंगे तो वो चक्र हमारे हील होते जाएंगे। और ये मेरे लिए सबसे 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 इंटरेस्टिंग तरीका होता है चक्र बैलेंसिंग का, वो है रिलेशनशिप के द्वारा चक्रास को हील करना। क्योंकि हम सब सांसारिक मनुष्य हैं और हम सब एक परिवार के साथ में जीते हैं, और हर क्षण हमारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। किसके साथ? हमारे सोल ग्रुप के साथ, जिनके साथ हमने जन्म लिया, जो हमारे माता पिता हुए, जो हमारे भाई बहन हुए, जो हमारे स्पाउस हुए, जो हमारे बच्चे हुए, जो हमारे इन-लॉज हुए। ये सब अचानक से एक्सीडेंटली नहीं हुए, ये सब हमारे सोल ग्रुप का एक बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है, जो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ जन्म लेते जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा कार्मिक ट्रांजैक्शन उनके साथ क्लोज नहीं हो रहा है, इसलिए हम बार बार उनके साथ जन्म लेते रह रहे हैं, और तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारा ट्रांजैक्शन उनके साथ क्लोज नहीं हो। तो अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, तो आप ये मत समझो कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो रिलेशनशिप खत्म हो गई। ऑफ कोर्स नॉट। वो रिलेशनशिप चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी बैलेंस शीट क्लोज नहीं होती। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर ट्रांजैक्शन रखे रिलेशनशिप में, प्रॉपर आदान प्रदान के द्वारा हम अपने सोल ग्रुप के साथ अपनी रिलेशनशिप को सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि ये सोल ग्रुप जन्म जन्म तक हमारे साथ चलता ही रहेगा।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हर चक्र के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो जब आप उस रिश्ते को इंप्रूव करते हो तो आपका चक्र बैलेंस होता है, एंड वाइस वर्सा, जब चक्र बैलेंस होता है तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाता है। तो मैं ये सबसे इंटरेस्टिंग तरीका पाती हूं, बिकॉज इससे डुअल एडवांटेज है। मेरी लाइफ और इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर सोचिए, अगर आपके आसपास के सारे लोग बहुत लविंग हो, बहुत कोऑपरेटिव हो, आपको बहुत प्यार करे हो, आप उनको बहुत प्यार करें, तो लाइफ कितनी सुंदर नहीं हो जाएगी। आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी लोगों से बन नहीं रही है। तो इसलिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि वो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले कई जन्मों में हमारे काम आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के द्वारा हम अपने चक्रास की बैलेंस करें। एंड देन प्लैनेटरी पोजीशंस, हर चक्र एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। मूलाधार शनि ग्रह से जुड़ा है, स्वादिष्टान शुक्र से, मणिपुर जुड़ा है हमारे मंगल ग्रह से, अनाहत जुड़ा है सूर्य से, विशुद्धि जुड़ा है बुध से, आज्ञा जुड़ा है हमारे बृहस्पति से, और सहस्रा जुड़ा है चंद्र ग्रह से। तो इस तरह से सातों ग्रह जो है वो हमारे सातों चक्रों के साथ जुड़े हैं। तो जब हमारे चक्र बैलेंस होते हैं तो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी इंप्रूव हो जाता है। तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप अपने चक्रों की बैलेंसिंग करते जाइए, आपके ग्रह अपने आप इंप्रूव होते जाएंगे और आपके सपोर्टिव होते जाएंगे। एंड देन योगिक क्रियाज, योगासन, प्राणायाम, ये सब हम काफी डिटेल में अपने 5th सेशन ज्ञानमय कोश के दिन हम डिस्कस करेंगे। तो योगिक क्रियास के द्वारा हम अपने चक्रास को हम काफी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम सिटअप्स करते हैं तो हमारा सारा प्रेशर आता है हमारे नाभि पर, तो हमारा मणिपुर चक्र जो है वो सुदृढ़ हो जाता है। जब हम बेंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे टिप ऑफ द टेल बोन पे काफी प्रेशर आता है, तो हमारा मूलाधार जो है वो सुदृढ़ होता है। जब हम त्राटक लगाते हैं तो त्राटक लगाने के टाइम पे हमारा जो आज्ञा है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि हम अपने दोनों आईज, हमारे तीनों नेत्रों को हम फोकस करते हैं, तो हमारा आज्ञा एक्टिवेट होता जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्राणायाम और योगासन के द्वारा हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से चक्रा बैलेंसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे और कल उसके ऊपर मेडिटेशन भी करेंगे। एंड मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध रहेगा कि बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स मैं डिस्कस कर रही हूं और करती भी जाऊंगी। अभी जब हम एक एक चक्र को डिस्कस करेंगे तो प्लीज आप उसको नोट डाउन करें और अपने टू डू लिस्ट में डालें, और एक अपने आप से कमिटमेंट करें कि हाँ, अभी मैं ये 3 चीज पर वर्क करता हूं, इस पर मैं सफलता प्राप्त करूंगा, फिर ये चीज पर वर्क करूंगा, फिर ये चीज पर वर्क करूंगा। इस तरह से अपना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का पूरा एक चार्ट बनाए कि मुझे इस तरह से, जैसे कल हमने अन्नमय कोश को डिस्कस किया, जहां हमने स्लीप साइकिल को डिस्कस किया, फूड पैटर्न्स को डिस्कस किया, तो उससे जो जो टेकअवेज आपको मिले, प्लीज आप उसका एक स्मार्ट गोल सेट कीजिए, एक गोल सेटिंग कीजिए कि भाई अभी मैं रात को 8 बजे तक खाता हूं, तो कल से मैं 7:30 बजे तक खाऊंगा और इसको प्रैक्टिस करूंगा, और जब मैं इस पे बिल्कुल निपुण हो जाऊंगा तो मैं उसे 7 बजे तक लेके जाऊंगा। इस तरह से प्रैक्टिस करें। उसी तरह से अभी हम चक्रास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप जब हम डिस्कस करने जाएंगे तो आपको खुद से ही समझ में आएगा कि कौन से चक्र आपके वीक हैं। आप खुद से ही समझ पाएंगे कि आपके ये चक्र है जो बहुत पावरफुल है, बहुत तगड़ा है, और ये चक्र है जो थोड़ा कमजोर लग रहा है। तो जहां आपको लग रहा है कि ये चक्र बहुत पावरफुल है, तो उस चक्र पर जैसा आप कर रहे हो वैसा कंटिन्यू करो। ऑफ कोर्स आप सही कर रहे हो इसलिए वो पावरफुल है। और जो चक्र आपका वीक है वहां पर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो क्या रॉन्ग है उस पर इंट्रोस्पेक्शन करें और उसे इंप्रूव करें। बिकॉज मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि ज्ञान कहने और सुनने का कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं कह रही हूं, आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, सब कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मुझे भी, मेरा भी सेल्फ स्टीम बहुत हाई होगा, वाह सबने बहुत अच्छा कहा, बट इट्स अ वेस्ट, टोटल वेस्ट। इसका फायदा तभी है जब आप उसको अपने जीवन में उतारो, आपका जीवन उस चर्या का बन जाए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जीवन उसी शैली का हो जाए, तब उस ज्ञान का फायदा है। अदरवाइज ज्ञान तो अनंत है, अनंत ज्ञान है,
अनंत ज्ञान है। आज मुझे मौका मिला आपको बोलने का, इस तरह से मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो शायद मुझसे भी अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं जब तक आप उसे अपनी अंतरात्मा में ना उतारो। तो हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं अपने 7 दिन की आंतरिक यात्रा में। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उससे आप अपने पॉइंटर्स लेते जाएं, अपनी एक पूरी टू डू लिस्ट रेडी करें। मैं जब अपने गुरुजी के शिविर में जाती थी तो कॉपी पेन लेके मैं हमेशा बैठती हूँ, और जो जो मुझे लगता है वो बताते हैं, जो जो मैं अचीव कर ली अपने आप को शवया या अचीव अचीव अचीव, और जहां मुझे लगा यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, लिस्ट बनाती थी। और मेरा कमिटमेंट होता था कि अगले शिविर में आऊंगी उसके पहले इसको पूरा पक्का करके जाऊंगी, और सच्ची में गुरु मंडला मुझे मदद करती थी और पक्का हो जाता था। वो जो कहते थे एकदम उसको बिल्कुल पक्का करके अगले शिविर में मैं पहुंच जाती थी, और फिर वहां से और टू डू लिस्ट मेरे को मिलती थी। टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है। हमारी जर्नी मोक्ष तक की जर्नी है। अभी तो हम शायद मॉन्टेसरी में बैठे हुए हैं, अभी हमें पीएचडी करनी है, बहुत आगे बढ़ना है हमें। तो टू डू लिस्ट बढ़ती जाएगी, तो बस हम इसको कंप्लीट करते जाएं और हटाते जाएं, कंप्लीट करते जाएं और हटाते जाएं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज जो जो डिस्कस कर रहे हैं उसे सिर्फ वाहवाही के लिए मत रखें कि बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, वो नहीं करें। आप उसे अपने जीवन में उतारें, तभी ये जो 7 दिन हम इतना समय एक दूसरे को दे रहे हैं उसका बेनिफिट होगा। तो चलते हैं अब हम एक एक चक्र की तरफ। हम शुरुआत करते हैं अपने मूलाधार चक्र से। जैसा कि मूलाधार नाम है, मूल आधार, मूल आधार मीन्स मूल, मूल मतलब बेसिस। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस का बेसिस है। जिसका मूलाधार कमजोर है उसका सब कमजोर है। मूलाधार इज द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वहीं पे मां कुंडालिनी स्थापित है। तो मूलाधार बहुत बहुत बहुत, आप ये मत सोचो कि ओ नीचे के चक्र तो नीचे के हैं, ओ क्या फायदा, हमें तो ऊपर के चक्र पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सातों चक्र इक्वली इंपॉर्टेंट है, और हमें एक एक चक्र पर विजय प्राप्त करते जाना है। कोई भी चक्र किसी से ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं है, हर चक्र इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग पड़ाव है। मां कुंडालिनी जब जागृत होंगी और ऊर्ध्वरेता होंगी तो वो एक एक पड़ाव, एक एक स्टेशन है, एक एक चक्र बोलते हैं ना, एक जर्नी का एक एक स्टेशन है जो मैं फाइनल पे लेके जाएगा। तो हम बोलेंगे सिर्फ सहस्त्रार इंपॉर्टेंट है, मैं तो भाई सिर्फ आज्ञा और सहस्त्रा पे वर्क करूंगी और मैं और कोई चक्र पे ध्यान ही नहीं दूंगी, तो हम बढ़ेंगे कैसे? वो ट्रेन तो मेरी यहां तक पहुंचेंगी ही नहीं ना। ट्रेन को तो हर स्टेशन से होते हुए जाना है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो मुझे मूलाधार भी ठीक करना होगा, स्वादिष्टान भी करना होगा, मणिपुर भी करना होगा, अनाहत भी करना होगा, विशुद्धि भी करना होगा, तब मैं पहुंचूंगी आज्ञा और सहस्त्रार पर। कोई एयर सर्विस नहीं है जो डायरेक्ट पहुंच जाए, ये ट्रेन जर्नी है, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, एक एक स्टेशन पे पहुंचती है और उस स्टेशन का आनंद लीजिए आप। हर चक्र को जब आप बैलेंस करेंगे तो उस बहुत आनंद आएगा, आप सडनली फील करेंगे। मैंने फील किया है जब मैं अपने गुरुजी के सेशन में शिविर में जाती थी और एक एक चक्र पर हम वर्किंग करते थे और जब वो हील होता था तब मैं खुद फील करती थी, अरे पहले मेरा कैसा सोच था, कैसी मेरी साइकोलॉजी थी, कैसी मेरे एनर्जी लेवल से, मेरे ऑर्गन्स पे क्या हो रहा था और क्या बदल गया। तो इंजॉय दैट चेंज, इंजॉय दैट चेंज, अपने आप को शाबाशी दीजिए, इंजॉय कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, हर स्टेशन को इंजॉय करते करते आगे बढ़िए। जर्नी ऐसे तो बहुत छोटी है, मूलाधार से सहस्रार की ही है, लेकिन बहुत बड़ी भी है। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो छोटी जर्नी है, भटकोगे तो बहुत बड़ी है। तो हम शुरुआत करते हैं मूलाधार से। तो मूलाधार कहां पर है? टिप ऑफ द टेल बोन पे। मैं चाहूंगी सब अपने टिप ऑफ द टेल बोन को एक बार टच करके फील करने की कोशिश करें मूलाधार को। ये रेड कलर का है, 4 पेटल का लोटस है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और किस एलिमेंट का बना है? पृथ्वी तत्व का बना है। जो मूलाधार चक्र है उसे फीड, उसके अंदर फीड आती है, जो एनर्जी आती है वो 2 नाड़ी है जो हमारे तलवे से जुड़ी हुई है, जो मदर अर्थ से वो एनर्जी को लेती है और हमारे मूलाधार को जाके वहां पे उसका पोषण करती है। तो ये 2 नाड़ियों के थ्रू मूलाधार के पास में एनर्जी पहुंचती है पृथ्वी तत्व से।
तो जो जितना पृथ्वी के क्लोज रहता है वो उतनी पृथ्वी माँ की एनर्जी को टैप कर पाता है, और जितना टैप कर पाता है उसका मूलाधार उतना स्ट्रांग होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नेचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें। हम जितना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना हमारा मूलाधार जो है वो पुष्ट होगा। और सेंस ऑर्गन क्या है? स्मेल, क्योंकि पृथ्वी से कहते हैं ना बहुत सुंदर सुगंध आती है, माटी की सुगंध, तो सुगंध हमारा मूलाधार का सेंस ऑर्गन है। और प्लैनेट क्या है? शनि। शनि क्या कराता है? शनि बहुत मेहनत कराता है, शनि हार्डवर्क कराता है। तो मूलाधार चक्र जो है मटेरियलाइजेशन का चक्र है, सहस्रार आइडियाज क्रिएट करेगा, लेकिन उसे पूरा कौन कराएगा? मूलाधार पूरा कराएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आते कहते कि हमने प्लानिंग तो बहुत की थी लेकिन बस होते होते होता नहीं है, हाथ ही निकल जाता, पूंछ अटक जाती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो पक्का आपका मूलाधार जो है वो ब्लॉक्ड है, वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि मूलाधार ही हमें कार्य करने की क्षमता देता है, हमें परिश्रम करवाता है, मटेरियलाइज करवाता है। ये मूल आधार है। और इसके ऑर्गन्स क्या है? ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है। हमारे अंदर 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डी जो है इनको पूरा हमारे स्केलेटल सिस्टम को मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है। और साथ में जो चक्र जहां पे लोकेटेड है वो वहां के एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो हार्मोन्स उस एरिया के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ में हमें हेल्प करते हैं। तो जो 7 चक्र हैं वो हमारे उस जगह के एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, जिसके द्वारा वो वहां के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मूलाधार का पोजीशन क्या? टिप ऑफ द टेल बोन। तो वहां पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? सुप्रारेनल ग्लैंड्स, जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन उसको सिक्रीट करता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें देता है कि भाई कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको लेके भिड़ते हैं कि हम भाग जाते हैं। ये जो हमारे अंदर ये जो क्रिएट करता है वो मूलाधार चक्र ही है। तो वहां पर कौन सा हमारा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा एनस, हमारी किडनी, तो ये हमारा जो जितने भी हमारे क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे मूलाधार चक्र से कंट्रोल्ड होते हैं। तो जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहता है, और जिसका मूलाधार चक्र वीक होता है उसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, उसे आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम होती है, उसके बोन्स कमजोर होते हैं, बिकॉज स्केलेटल एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को मूलाधार कंट्रोल करता है। इसलिए फिजिकल डिजीज हम क्या हो सकती हैं? हाई ब्लड प्रेशर, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे बावल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और रोल क्या है इसका? मूलाधार हमें स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमें एक्टिव बनाता है, जैसा मैंने कहा ये कंट्रोल्ड होता है शनि ग्रह के द्वारा, तो हमें फिजिकली एक्टिव बनाता है, हमें पर्पसफुल बनाता है, हमें एम्पावर करता है, सिचुएशन को चार्ज में लेने की हमें क्षमता देता है। जैसा मैंने बताया एड्रिनलिन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, तो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है, तो दोनों ही रिस्पॉन्स हमें देखना व्हाट इज करेक्ट। तो कौन से सिचुएशन में क्या हमें रिस्पॉन्ड करना है, फ्लाइट करना है, फाइट करना है, कि उसे हैंडल करना है, क्या करना है हमें, वो मूलाधार चक्र हमें बताता है, वो हमें नेचर के करीब लेके जाता है। लेकिन अगर मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं हो तो 2 सिचुएशन है, या तो एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है और वो बहुत ब्लोन आउट हो गया है तो हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, दिन भर हम दौड़ते भागते रहेंगे विदाउट एनी रिजल्ट्स, विदाउट रिजल्ट्स विल जस्ट कीप रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, तो हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं, हम डोमिनेटिंग हो जाते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव हो जाते हैं, और हम नेचर से दूर हो जाते हैं, हम ग्राउंडेड नहीं रहते। और वहीं अगर मूलाधार चक्र अगर हमारा संकुचित हो जाता है, मूलाधार चक्र अगर हमारा संकुचित हो जाता है तो हम बहुत फियरफुल हो जाते हैं,
एंग्शियस हो जाते हैं। फियर जो है वो रिसाइड करता है हमारे मूलाधार चक्र में। तो आज की जो स्थिति बनी है, यहाँ पर हम सब में से बहुत लोगों का मूलाधार चक्र काफी इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि फियर एनर्जी बहुत क्रिएट हो गई है हम सबके अंदर। तो हम फियरफुल हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, हम लेजी हो जाते हैं, और हम अपनी रेगुलर जो रोटी कपड़ा और मकान, ये हमें मूलाधार ही दिलाता है। हमारी जो बेसिक नीड्स है उसकी पूर्ति मूलाधार कराता है। तो हम अपनी बेसिक नीड्स के साथ भी हम स्ट्रगल करते रहते हैं जब हमारा मूलाधार स्ट्रॉन्ग और पुष्ट नहीं होता तब। और अब जैसा कि मैंने कहा, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बैलेंसिंग का तरीका वो रिलेशनशिप। तो कौन से रिश्ते को कंट्रोल करता है मूलाधार? हमसे जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो हमसे नीचे हैं, जो हम पर आश्रित हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे स्टाफ, हमारे वर्कर्स, ये सब, या फिर हमारे बच्चे, मतलब वो लोग जो हम पर आश्रित है, जो हम पर डिपेंडेंट है, उन सबको मूलाधार कंट्रोल करता है। तो अगर आपको अपना मूलाधार स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इनके साथ अपना रिश्ता इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि भगवान को आप धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको मौका दिया कि इतने सारे लोग आप पर आश्रित हैं, आपको उनको देख रेख करने की आपको वो मिली है, वो कार्य मिला है आपको। तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अब ब्रह्मांड तो चलता रहेगा, आप होगे या नहीं होगे, किसी के रहने नहीं रहने से कुछ नहीं रुकता। ये सृष्टि निरंतर चलती रहती है। आप सोच रहे ये लोग मुझ पर डिपेंडेंट है, कल आप नहीं होंगे तो किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इतना अपने ऊपर में मान मत कीजिए कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। उल्टा आप अपने अंदर ये ग्रैटिट्यूड की भावना लाए कि ये लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट तरीके से अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर सकूं। तो अपने रिलेशनशिप को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, जो लोग आप पर आश्रित हैं, उनके साथ आप इंप्रूव कीजिए। और मंत्र क्या है मूलाधार का? लम। अपने मूलाधार को एक बार विजुअलाइज कीजिए टिप ऑफ द टेल बोन पे, और इस मंत्र को अंदर से वाइब्रेट होता हुआ फील कीजिए। लम। लम। और साथ ही ये मेन बीज मंत्र है, और इसके 4 पेटल के 4 बीज मंत्र है। वम, शम, शम, सम, वम शम शम सम, वम शम शम सम, वम शम शम सम, वम शम शम सम। इस पर कल हम बहुत डिटेल में मेडिटेट भी करने वाले हैं। तो ये मंत्र को जब हम चैंटिंग करते हैं तो ये मंत्रों से वाइब्रेशन निकलती है। मंत्र क्या? मंत्र ऊर्जा है, वाइब्रेशन है। तो जब वो वाइब्रेशन मंत्रों से निकलती है और प्रोजेक्ट करती है चक्र पे और उनके पेटल्स पे, तो ये चक्र जो है वे जीवित हो जाते हैं, उनमें एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हमारा मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है। मैं चाहूंगी बहुत ध्यान से आप ये डायग्राम्स को देखें, क्योंकि कल जब हम ये ध्यान करेंगे तो अगर हम ये सब चक्रों, ये सारे ऑर्गन्स की पोजीशंस को, उनके शेप्स को अगर हम प्रॉपरली फील कर पाएंगे, तो हमारी जो हीलिंग है वो और भी पावरफुल हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगी। अब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल टिप्स मूलाधार को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, एक्सरसाइज एज वेल एज रिलैक्स। बहुत जरूरी है एक समता का भाव लाना। कई लोगों को मैं देखती हूँ भागते रहते भागते रहते भागते रहते और फिर एकदम बर्न आउट हो जाते हैं। दैट इज नॉट गुड। उनका मूलाधार हाइपर एक्टिव है, ब्लोन आउट है। और कई लोग बहुत लेजी होते हैं, रिलैक्स ही करते रहते हैं, तो कभी मटेरियलाइज ही नहीं कर पाते। तो हमें बैलेंस लाना है अपने जीवन में, हमें मूलाधार को बिल्कुल बैलेंस्ड वे में करना है।
सेकंड, स्पेंड टाइम विथ नेचर, हमें ग्राउंडेड होना है, क्योंकि मूलाधार जो है वो पुष्ट कैसे हो रहा है, धरती माँ की एनर्जी से। तो हम जितना धरती माँ के साथ समय स्पेंड करेंगे, कई तरह से आप अपने प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, मिट्टी में नंगे पांव घास पे चल सकते हैं, मिट्टी पे में खेल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक्स पे जब आप जाते हैं तो फील कीजिए वो 5 तत्व को। और कोशिश करिए कि जब आप वॉक करते हैं तो आप शूज, अगर ऐसे मिट्टी और घास जैसी अगर कुछ जगह है जहां डायरेक्ट आप धरती माँ को फील कर सकते हैं, तो वहां पे आप नंगे पांव थोड़ा देर रहकर उसे महसूस करने की कोशिश करें। तो स्पेंड टाइम विथ नेचर। देन थर्ड इज टेक केयर ऑफ बेसिक फाइनेंशियल नीड्स, क्योंकि मूलाधार रिलेटेड है रोटी, कपड़ा और मकान के साथ। तो बहुत जरूरी है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, अगर वो प्रॉपरली फुलफिल्ड है तो हमारा मूलाधार जो है वो बिल्कुल सुदृढ़ है। बैलेंस्ड वर्किंग आवर्स, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा अपने आप को बर्नआउट भी नहीं करना है, बिकॉज वो हाइपर एक्टिव मूलाधार का सिचुएशन हो जाता है, और हमें लेजी भी नहीं बनना है, हमें बिल्कुल बैलेंस तरीके से, बिकॉज जीवन का आधार ही सम है। हमारे जैन धर्म का जो आधार है वो समता के ऊपर में, सब कुछ समभाव। तो हमें हर चीज में समता लेके आनी है। तो हम जो काम भी करते हैं उसमें भी समता लानी है, कि कुछ समय हम बाहरी संसार को दें और फिर कुछ समय हम आंतरिक को भी दें। तो जब हम आंतरिक को देते हैं तो रिलैक्सेशन होता है, और जब हम बाहरी को देते हैं तो वो वर्किंग होती है। तो बैलेंस वर्किंग आवर्स, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आपको स्केलेटल प्रॉब्लम है, अगर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बावल प्रॉब्लम्स हमेशा आपको रहते हैं, तो प्लीज 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 सोचिए थोड़ा कि जो लोग आप पर आश्रित हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। इमीडिएटली व्यवहार तो आपका ही है ना, आप ठीक कर लीजिए व्यवहार को, और तुरंत आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चक्र की तरफ, वो है स्वादिष्टान चक्र। वो है हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र बना है 6 पेटल्स का, ऑरेंज कलर का। मैं चाहूंगी आप लोग सब नाभि से 4 अंगुल नीचे टच करें, थोड़ा स्वादिष्टान को टच करके फील करने की कोशिश करें। 6 पेटल्स का ये चक्र है, ऑरेंज कलर का है, और कौन सा एलिमेंट है, ये जल तत्व का बना हुआ है। और जैसा कि इसका नाम है स्वादिष्टान, स्वाद, टेस्ट, तो ये इसका सेंस ऑर्गन है टेस्ट। और प्लैनेट क्या है, शुक्र, क्योंकि स्वादिष्टान हमें क्या कराता है, भोग कराता है। हमारे जीवन में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें जो है एकदम भोग की, वो सब स्वादिष्टान ही लाकर हमें देता है। और ऑर्गन्स क्या है, अब स्वादिष्टान कहाँ लोकेटेड है उसको विजुअलाइज कीजिए, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी कि स्वादिष्टान किसको कंट्रोल करता है। तो स्वादिष्टान लोकेटेड है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, हमारे लोअर बैक को कंट्रोल करता है। एंड बिकॉज ये वाटर एलिमेंट का बना है, तो जितने भी हमारे लिक्विड बेस्ड ब्लड, लिम्फ, कैस्टर जूस, स्पर्म, ये सब चीजों को स्वादिष्टान कंट्रोल करता है। और डिजीज क्या आएगी, स्वादिष्टान अगर बैलेंस नहीं होगा, रिप्रोडक्शन रिलेटेड डिजीज आएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड डिजीज आएंगी, ब्लड शुगर, डायबिटीज, लोअर बैक पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह का होगा। और रोल क्या है स्वादिष्टान का, स्वादिष्टान कराता क्या है, स्वादिष्टान किससे जुड़ा है, शुक्र ग्रह से जुड़ा है। स्वादिष्टान किससे जुड़ा है, टेस्ट से जुड़ा है। स्वादिष्टान किससे जुड़ा है, जल तत्व से जुड़ा है। जल तत्व क्या है, जल तत्व बहता रहता है, एकदम फ्री फ्लोइंग। तो ये हमारे अंदर क्या कराता है, ये हमारे अंदर एक बिल्कुल जीवन को एक जीने की उमंग, एक उत्साह, उसका निर्माण करता है, उसका संचार करता है, हमें जीवन को एंजॉय करवाता है। कई लोगों से मैं मिलती हूँ और पाती हूँ कि उनके पास सब कुछ होता, फिर भी वो बहुत एकदम क्या बोले ना, एकदम मायूस और बिल्कुल एकदम ग्रीफ में रहते हैं। एक अपने मतलब एक क्या बोलूं, उनके अंदर एक ग्रीफ हमेशा, एक सेल्फ ग्रीफ हमेशा, गिल्ट की भावना हमेशा उनके अंदर रहती है। वो जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पाते। अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है और संसार में हम आए हैं,
तो हमें भोग भी करना है, मोक्ष भी प्राप्त करना है। हम दोनों कार्य के लिए आए हैं, क्योंकि जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य जीवन ही इकलौता ऐसा जीवन है जो हमें मोक्ष प्रदान करता है। देवताओं को भी इस योनि में आना पड़ता है ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। तो ये जो है, ये डुअल पर्पस के लिए हमको शरीर मिला है। जब संसार में आए हो तो संसार को एंजॉय करो, आपका परिवार है उसे एंजॉय करो, आपको जो वैभव मिला उसे एंजॉय करो, लेकिन सात्विक तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सात्विक तरीके से अपने भोगों को भोगेंगे तब तक हम आध्यात्म के मार्ग में बढ़ते जाएंगे। और जहां सात्विकता खत्म हो जाएगी, तामसिकता आ जाएगी, तब हम उस भोग में लिप्त हो जाएंगे और हम उसी में ही अपना जीवन समाप्त कर देंगे और हमारा जीवन पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें सात्विक भोग करना बहुत जरूरी है और वो स्वादिष्टान कराता है। क्योंकि अगर हम वो भोग, क्योंकि हम एक पर्पस को लेके हमें जीवन में आए हैं। हमने जब ये जन्म लिया और जिस परिवार में जन्म लिया है, हम उसके कुछ कारण से हमने उस परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि हम वो चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और अगर आप उस परिवार में आके वो चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आप जो पर्पस को लेके आए उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हो। और अगर आप उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो वापस से पुनरपि मरणन पुनरुपि जन्म, वापस से आप उस 84 लाख योनि की साइकिल में होते जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जो चीज भोगने के लिए हम आए हैं उसे हम भोग लें, लेकिन सात्विक तरीके से। और एक बार भोग लिया तो हम आगे बढ़ते जाएं, अटके नहीं। जब सात्विकता से हम भोगते हैं ना तो हम अटकते नहीं हैं, हम निरंतर बढ़ते जाते हैं। डिटैचमेंट का भाव रहता है हमेशा। सात्विक भोग में डिटैचमेंट का भाव रहता है और तामसिक भोग में एक अटैचमेंट का भाव रहता है। छुटती नहीं है चीज, सात्विकता में छुटती जाती है। धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि कल ये चीज अच्छी लग रही थी, आज उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगे बढ़ गए। अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आगे बढ़ गए। अंदर से आपकी कॉन्शियसनेस आपको विमुख करती जाएगी चीजों से। आपको फोर्सफुली विमुख नहीं होना है, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली विमुख होंगे तो फिर से आपको अटैचमेंट क्रिएट होगा उसके लिए, क्योंकि आपने अंदर से नहीं किया था। और जब आप अपनी चेतना को ऊपर करते करते विमुख होंगे तब आप स्वतः ही होते जाएंगे। सोनल दी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप एक बार व्यू ऑप्शंस में ऊपर देखिए, आप अपने इसमें स्क्रीन वाले में, उसमें एनोटेशंस डिसेबल कर दीजिए तो कोई ड्रॉ नहीं करेगा। ओके ओके। अभी ठीक हो गया? हाँ अभी ठीक है। हाँ आगे बढ़ती हूँ। हाँ, फिर तो हमारा ये जो स्वादिष्टान है ये हमें सात्विक भोग कराता है और साथ में हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी और हमारे अंदर एक मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है। हमारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है जिससे हम राइट लोगों को, राइट सिचुएशन को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये रोल है स्वादिष्टान का। जितने भी लोग आप देखिए, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनको हम आइडलाइज करते हैं, उनके एक सेल्फी के लिए हम घंटों घंटों इंतजार कर सकते हैं, उनका सबका स्वादिष्टान बहुत स्ट्रांग है, उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप सबको। नहीं तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? वही तो शरीर है जो आपका भी है और उनका भी है, बट आप उनके प्रति अट्रैक्टेड हैं, आप घंटों घंटों उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी व्यूज को सुनने के लिए आप सर्च करते हैं। तो ये है हमारा स्वादिष्टान चक्र। अब इम्बैलेंस से क्या होता है? जब स्वादिष्टान बहुत ब्लोन आउट हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है, तो वो हमें लेजी बना देता है, वो हमें भोगी बना देता है। हमें, जैसा कि मैं कह रही थी, तामसिक भोग बिल्कुल भोगी बना देता है, हमें बहुत सेल्फिश बना देता है। हम बहुत ज्यादा लोगों से सोशलाइज, हमें हर चीज, जैसा मैंने कहा, जीवन का आधार सम है, हर चीज समता में करना है। तो हमें, क्योंकि सम ही जीवन का मूल मंत्र है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक, हमें सम्यक जीवन जीना है। तो टू मच सोशलाइज करते, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर चीज के लिए कुछ ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक रहते हैं, विच इज नॉट ग्राउंडेड। और वहीं अगर स्वादिष्टान कमजोर होता है
तो क्या होता है, उसके अंदर एक गिल्ट होता है, सब कुछ होते हुए भी वो गिल्ट रखता है, वो उस चीजों को यूज नहीं कर पाता, उसे हमेशा एक सेल्फ ग्रीफ रहती है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, लोनली फील करता है, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है, कोई जीवन जीने की कोई चाह नहीं होती, कोई उत्साह नहीं होता उसके अंदर में, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, उसका जीवन बिल्कुल मायूस हो जाता है, जी तो रहा है लेकिन जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेरी 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 इजी, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव कर लीजिए, आपका भी फायदा उनका भी फायदा, मजे ही मजे। किसने रोका है, आपकी ही स्पाउस है, पता नहीं कितने जन्मों से कितना ट्रांजैक्शंस है, कितने कर्मों का आदान प्रदान है आपके साथ, क्यों हम गांठें बांध के बैठे हैं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, जस्ट इंप्रूव इट, एक्सेप्ट एज दे आर, दिस इज द मूल मंत्र ऑफ एवरी रिलेशनशिप, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, जो जैसा है, मिर्ची मिर्ची है वो नहीं बन सकती, उसमें मिठास नहीं आ सकता, और जो मीठा है उसमें कुछ क्या बोलते हैं तड़का नहीं आ सकता, उसमें कुछ जायका नहीं आ सकता, वो मीठा ही रहेगा, मीठा मीठा रहेगा, मिर्ची मिर्ची रहेगी, नींबू नींबू रहेगा। तो जो जैसा उसको एंजॉय करे, क्योंकि वो आप ही की क्रिएशन है। हम जब लाइफ आफ्टर डेथ 6th and 7th डे डिस्कस करेंगे तब हम पाएंगे सब हमारा ही क्रिएशन था, और हम आके अभी रो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो स्पाउस के साथ रिलेशन को इंप्रूव कीजिए। और मंत्र क्या है, वम, स्वादिष्टान का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है वम, और स्वादिष्टान के पेटल्स का जो मंत्र है बम भम मम यम रम लम, बम भम मम यम रम लम, बम भम मम यम रम लम, बम भम मम यम रम लम। तो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छे से चित्र को देख लें आप, फीटस। अब बैलेंसिंग करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, क्रिएट एक्साइटमेंट इन लाइफ, लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट लेके आए, हर एक्टिविटी को फन वे में कीजिए, इंजॉय करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए राइट पीपल के साथ में रेगुलरली, अपने आप को लोनर नहीं बनाइए, जो लोग जो आपका वेवलेंथ मैच करता है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और मटेरियल कंफर्ट्स को जुडिशियसली एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप उसको भोगने के लिए आए हो, और जब तक आप उसको भोगोगे नहीं सात्विक तरीके से, जुडिशियसली सात्विक तरीके से, तब तक क्या होगा, आपकी वो तृप्ति नहीं होगी, और तृप्ति नहीं होगी तो आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो आपको बार बार अटकाएगा। एंड गेट इनटू एक्टिविटीज दैट अनलीशेस योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को करिए, अगर कुकिंग में क्रिएटिविटी आपकी निकलती है तो कुक कीजिए, पेंटिंग में तो पेंट कीजिए, गाने में तो गाइए, जिसमें है अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश कीजिए, आपका स्वादिष्टान स्ट्रांग होगा। अब मैं चलती हूँ अपने थर्ड चक्र की तरफ, क्योंकि समय होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद आज मैं ये और अनाहत कर पाऊंगी या फिर सिर्फ मणिपुर तक कर पाऊंगी, लेट मी सी। तो अब मैं चलती हूँ अपने थर्ड चक्र, वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे नाभि पर स्थित है, और मणिपुर चक्र मैं चाहूंगी आप लोग सब अपने नाभि को टच करें और मणिपुर को फील करें। ये 10 पेटल्स का बना है, येलो कलर का है, और इसका एलिमेंट है फायर, और इसका सेंस ऑर्गन क्या है, साइट, और प्लैनेट क्या है, मंगल, और ऑर्गन्स क्या है, कहां पे लोकेटेड है मणिपुर, जस्ट फील कीजिए। मणिपुर लोकेटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वहां पर, तो डाइजेशन को फुल्ली कंट्रोल करता है हमारा मणिपुर चक्र। तो अगर मणिपुर चक्र डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, लिवर डिसऑर्डर हो जाता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पैनक्रिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी हो जाती है अगर हमारा मणिपुर नहीं बैलेंस्ड रहता है। अब रोल क्या है, मणिपुर अग्नि तत्व, अग्नि मतलब तेज, पावर, तो मणिपुर हमें क्या देता है, पावर देता है, फायर इन द बेली। जो फायर इन द बेली वर्ब स्टेटमेंट है ना, वो ऐसे ही नहीं आया, मणिपुर से आया, क्योंकि बेली में जो फायर है
जो कुछ करने की इच्छा है कि बस मुझे करना, एक अचीवमेंट ओरिएंटेशन है, एक जो कॉन्फिडेंस है, एक जो विल पावर है, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, वो सब हमें मणिपुर से मिलती है। तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, कैरिज्मेटिक लीडर्स, आप उनके पास जाके अगर चेक करेंगे तो उनका मणिपुर बहुत 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 स्ट्रांग मिलेगा हमें। और मणिपुर क्या करता है? मणिपुर रिलेटेड है मंगल से। मंगल मतलब मंगल, गुड। मंगल मीन्स गुड। तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल लेके आता है मणिपुर। जिसका मणिपुर बहुत बैलेंस होता है उसके जीवन में बहुत खुशी होती है। प्लस वो मंगल क्या करता है? मंगल हमें भूमि, भूपति बनाता है। तो उसके पास आप देखेंगे बहुत लैंड और ये सब काफी होगा, जिसका मणिपुर जो है जो स्ट्रांग होता है। बट मणिपुर अगर इम्बैलेंस हो जाए, अगर बहुत ब्लोन आउट हो जाए, तो वो इंसान बहुत हाई ईगो का हो जाता है, बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, ओपिनियटेड हो जाता है, हर इंसान को फोर्स करेगा कि बस मेरी तरह ही करे, बहुत अग्रेसिव, एंग्री, इनकंसिडरेट, किसी के वैल्यूज, किसी की सोच, किसी की कोई भी फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं रहता उसके सामने। वो बिल्कुल इनकंसिडरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। तो जो बहुत रूथलेस एम्परर्स अभी तक रहे हैं, हमारे बहुत से रूथलेस लीडर्स रहे हैं, आप पाएंगे उनका मणिपुर बिल्कुल डिसबैलेंस था, ब्लोन आउट था। और वहीं अगर मणिपुर बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, संकुचित हो जाए, तो वो इंसान बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाता है, क्योंकि उसमें अचीवमेंट ओरिएंटेशन ही नहीं रहता, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, उसमें बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है, उसकी विल पावर बहुत स्लो होती है, उसको कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता। दे मेक वेरी पुअर लीडर्स। और रिलेशनशिप हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अपनी सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करके। जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, मैं एक्सटेंडेड फैमिली नहीं कहूंगी, सिबलिंग्स तो दे पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो जो हमारी फैमिली है उसके साथ जब हम अपनी सिबलिंग्स सबके साथ में जब हम अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हैं, तो हमारा मणिपुर अपने आप इंप्रूव हो जाता है। तो मणिपुर का मंत्र क्या है? रम रम रम। और मणिपुर के जो 10 पेटल्स हैं उनका मंत्र है डम ढम रम तम थम दम धम नम पम फम डम धम नम तम थम दम धम नम पम फम डम धम नम तम थम दम धम धम नम पम फम डम धम नम तम थम दम धम नम पम फम। तो ये हमारे मणिपुर के मंत्र हैं जिनकी चैंटिंग से हम कर सकते हैं। और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां लार्ज इंटेस्टाइन है, अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर में लिवर, गॉल ब्लैडर, आप सब देख पा रहे हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे सारे उससे रिलेटेड जो हमारे हैं। मैं चाहूंगी जिसको जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, नेट में जाके उस ऑर्गन की पिक्चर्स को आप अच्छे से देखो, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो और हीलिंग भेजते हो, तो उसको जब आप वैसे विजुअलाइज करते हो ना, तो और बेटर हील कर पाओगे। तो प्लीज आप कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए अपने ऑर्गन्स के साथ में। तो कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं अपने मणिपुर को? एंगेजिंग इन एक्टिविटीज विच इज इन ट्यून विद पर्पस ऑफ लाइफ। हमारा जो लाइफ का पर्पस है, उसके साथ हम जब वो एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा मणिपुर जो है वो सुदृढ़ होता है। फॉर्म न्यू हैबिट्स एंड कंडीशन योरसेल्फ टू सक्सेस। छोटी छोटी चीजों में सक्सेस लेके आइए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना मूलाधार पुष्ट करना है, तो आपने डिसाइड किया कि भाई नेचर के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो भाई आधी घंटा में नंगे पांव घास में वॉक करूंगा। ये आपने एक ट्राई किया और इस पे आपने सक्सेस पाया, सेलिब्रेट दैट सक्सेस। तो अपने लाइफ में इस तरह से गोल सेट कीजिए, हैबिट्स अब डेवलप करने की कोशिश कीजिए एंड सेलिब्रेट इट। आप जितना सेलिब्रेट करोगे आप उतने सक्सेसफुल होगे। एंड देन टेक इन लीडरशिप रोल्स। जहां जहां मौका मिलता है पीछे मत रहिए, लीडरशिप रोल्स को लेने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू बिकम अ वेरी गुड जस्टिफाइड लीडर, अ करिज्मेटिक लीडर। तो जब जितनी लीडरशिप रोल्स को आप लोगे, आपका मणिपुर उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये था मणिपुर चक्र। अब हम आते हैं अनाहत में। तो मैं ऑर्गेनाइजर से पूछना चाहूंगी कि 5 मिनट में मैं अनाहत कर लूं कि हम
कल के लिए इसको छोड़ दें। सोनल आज कर लो ये अनाहत। अनाहत कर लूं तो अनाहत आज अनाहत तक कर लेते हैं, फिर विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 3 चक्र हम कल कवर करेंगे। और हम एक लंबा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों की हीलिंग करेंगे, चक्रा मेडिटेशन। तो अनाहत चक्र जो है वो हमारे वक्ष स्थल पर है, अनाहत चक्र। मैं चाहूंगी सब इस अनाहत चक्र को, अपने अनाहत को अपने चेस्ट पर, अपने हृदय पर हाथ रखें, अनाहत को फील करें। 12 पेटल्स का अनाहत चक्र बना हुआ है जिसका कलर ग्रीन है और ये वायु तत्व का बना है। और सेंस ऑर्गन जो है वो टच, स्पर्श इंद्रिय से ये जागृत होता है। और प्लैनेट का है, क्या है? सूर्य। प्लैनेट है सूर्य। और ऑर्गन्स क्या है? अब आप फील कीजिए कहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ। तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स है? सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी। तो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को फुल्ली कंट्रोल करता है। वहां पे थाइमस ग्लैंड है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारा, तो थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ इज अनाहत चक्र, क्योंकि हमारे लंग्स, रेस्पिरेशन, यही सब में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो इम्यूनिटी, लंग्स, रेस्पिरेशन, ये सब चीजों को कंट्रोल हमारा अनाहत चक्र करता है। तो अगर अनाहत चक्र नहीं प्रॉपर हो तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हार्ट एलिमेंट्स होंगे, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, टच से रिलेटेड है तो स्किन डिजीजेस हो जाएंगी, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये सारे होंगे। अब इसको हम इंप्रूव कैसे करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर टुडे इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनाहत चक्र अभी सबसे ज्यादा सुदृढ़ करने की हमें आवश्यकता है। तो अनाहत चक्र कौन से प्लैनेट से गाइडेड है? सूर्य से। तो सूर्य देवता की सबसे खास बात क्या है? क्या सबसे खास बात है? कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओज से, अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड का पोषण करते हैं। और पोषण करने का टाइम ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। सब पर एक समभाव लाके वो पूरे ब्रह्मांड का पोषण करते हैं। उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव की भावना होती है पूरे सृष्टि के प्रति। तो जब हम वो अनकंडीशनल लव की भावना पूरी सृष्टि के प्रति लेके आएंगे तो हमारा अनाहत चक्र सुदृढ़ होगा। और कई बार है ना, मेरे मन में भी ये आया कि जो कोरोना डिजीज है, ये हमें एक दूसरे का केयर करना ज्यादा शुरू कराया। क्यों? क्योंकि अब हमें मालूम है कि सामने वाला अगर बीमार है तो हम भी बीमार हो सकते हैं। तो जैसे ही सामने वाला बीमार होता है हम कोशिश करने में लग जाते हैं कि कैसे वो ठीक हो, वो बीमार ना पड़े। अब हम अपने साथ दूसरों का भी भला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सेल्फिश मोटिव ये भी जुड़ा है कि भाई वो ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हम ठीक रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे। क्योंकि ये डिजीज ने पूरी मानवता को एक चेन में बांध दिया है। और क्यों बांधता है? क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा, बोलते ना, कलयुग है। तो कलयुग जब आता है तो सबसे ज्यादा जो लॉस जो चीज का होता है वो है मानवता का। तो आज मानवता का सबसे बड़ा लॉस हो रहा था, तो उसी को शायद जोड़ने के लिए इस तरह का कुछ एक क्रिएशन हुआ। अब पता नहीं हम उसमें कितना इसको ठीक कर पा रहे हैं, बट यस, अगर हम अनकंडीशनल लव की भावना को लेके आएंगे तो हमारा अनाहत सुदृढ़ होगा और हम इस वर्तमान कंडीशन को हैंडल करने में और भी ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। अनकंडीशनल लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें अनाहत हमारे अंदर लेके आता है। और जब अनाहत इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है? जब अनाहत बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो हम बिल्कुल कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं, हम अनफॉरगिविंग हो जाते हैं, हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम नॉन कोऑपरेशन के एटीट्यूड में चले जाते हैं, हम डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं, हम लोगों की मदद नहीं करना चाहते, हमारी रिलेशनशिप सबके साथ बिल्कुल खराब हो जाती है। एंड वही जब अनाहत बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाता है तब हम क्या करते हैं? हम अपने आप को मसीहा समझने लग जाते हैं और एंड वी क्रॉस ऑल आवर लिमिट्स टू हेल्प अदर्स।
but then there is a problem there. We interfere into their personal space. हमें ये बात बहुत जानने की जरूरत है कि हर चीज में संभाव रखना है। अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं तो भी संभाव से करें। अगर सामने वाला हमारी मदद चाह ही नहीं रहा, फिर भी हम एक मसीहा की तरह हम पीछे लगे हैं, तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम उसके कार्मिक साइकिल में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मे बी वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम। एंड हम किसके कॉस्ट पे कर रहे हैं? हम अपने पर्सनल लाइफ के कॉस्ट में कई बार करते हैं, विच इज अगेन नॉट गुड, बिकॉज हमारी जो सोल फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाती है उससे, जिनके प्रति हमारा कर्तव्य सबसे ज्यादा है। संसार के प्रति तो है, लेकिन सोल फैमिली के प्रति हमारा कर्तव्य सबसे ज्यादा है। तो हम उनके तो हमें समभाव लाना है, हमें संसार का भी करना है, अपनी फैमिली का भी करना और अपना भी करना है। तो हमें कभी अपने लिमिट्स को क्रॉस करके किसी के पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज एन इंटरफेरेंस इन द कार्मिक साइकिल विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो हमें मदद करनी है और जरूर करनी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम सूर्य की तरह तेजस्वी नहीं हो पाएंगे, और अगर हम तेजस्वी नहीं हो पाएंगे तो हमारा जो अनाहत है वो पुष्ट नहीं हो पाएगा। और आज के दिन में हमें अपना अनाथ पुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो पुष्ट करने का एक और बहुत सरल उपाय है, वो है फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कर लीजिए। सूर्य प्रतीक है पिता का, तो जिसका अपने पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है उसका सूर्य बहुत तेजस्वी ओजस्वी होता है, और जिसका अपने पिता के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं होता उसका सूर्य ढल जाता है, उसका अनाहत जो है वो संकुचित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो अपने पिता के साथ, और पिता के साथ रिलेशनशिप ठीक करना तो कितना इजी है, वही तो है जिन्होंने आपको इस जीवन में आगे बढ़ाया। उनके साथ क्या गांठें बांध के रखे हो आप? मतलब किसके साथ बांधे हो? अपने माता पिता के साथ। क्या क्या मिलेगा आपको उनके साथ कुछ भी गांठ बांध के? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें, रिलेशनशिप इंप्रूव करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। और मंत्र क्या अनाहत का? यम यम यम। और पेटल्स का बीज मंत्र है कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम। तो ये आपका सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के फोटोज। सोनल, हाँ बस हो गया। प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर बैलेंसिंग अनाहत, एक्ट्स ऑफ लविंग काइंडनेस बाय हेल्पिंग अदर्स विद इन लिमिट्स, जैसा कि मैंने कहा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज द मूल मंत्र। मूल मंत्र हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। ऑलवेज सीक फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस, हमेशा क्षमा का भाव खुद के लिए भी और औरों के प्रति भी। एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड डोंट जज। मैं चाहूंगी इसका आप एक फोटो क्लिक कर लें, क्योंकि ये अगर आपने 4 चीज अपने जीवन में फॉलो कर ली तो आपका अनाहत बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रहेगा। चक्र है, क्योंकि विशुद्धि से ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये चक्र जो है ये जब सशक्त होते हैं तो हम संसार को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अनाहत की तरफ, तो अनाहत हमें परोपकार की ओर लेके जाता है, हमारे जीवन का उद्देश्य को और विस्तार करता है, हमारे अंदर ये फीलिंग डालता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, कि पूरा जो ब्रह्मांड है ये मेरा ही परिवार है। वासुदेव कुटुंबम की जो भावना है वह अनाहत ही हमारा लेकर आता है। और फिर जब हम अनाहत को पार करते हैं तो हम विशुद्धि चक्र पर पहुंचते हैं। ये है हमारा विशुद्धि चक्र, कंठ पर है, 16 पेटल ब्लू कलर का आकाश तत्व का बना हुआ ये विशुद्धि चक्र। और जैसा कि इसका नाम है विशुद्धि, विशुद्धि यानी हमारे अंदर शुद्धता लाना, प्योरिटी लाना। तो इस चक्र को हम तभी
बैलेंस कर पाते हैं जब हमारे अंदर पूर्णतः शुद्धि आती है, हमारे अंदर ऑनेस्टी आती है, हमारे अंदर ट्रुथफुलनेस आता है, हमारे भाव शुद्ध होते हैं। कार्य तो हम बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि उस कार्य के पीछे हमारा भाव क्या छुपा है। परोपकार करते हैं, लेकिन उस परोपकार के पीछे हमारा भाव क्या छुपा है। हम लोगों को डांटते हैं, तो डांटने के पीछे भाव क्या छुपा है। हम कई बार झूठ भी बोलते हैं, तो झूठ के पीछे भाव क्या छुपा है। हम कई बार सच भी बोलते हैं, तो सच के पीछे भाव क्या छुपा है। कई बार वो सच के पीछे जो भाव होता है वो कटुता भरा होता है कि भाई मैं इसको एक्सपोज कर दूं या कुछ कर दूं तो उसका खराब हो जाए। तो वो सच भी 100 झूठ से भी खराब है, क्योंकि इसमें आपकी भाव जो है दूषित है। और कई बार एक झूठ होता है जो जन कल्याण में मदद कर देता है, तो वो झूठ भी 100 सत्य से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। झूठ तो झूठ ही है, लेकिन फिर भी वो झूठ के भाव इतने शुद्ध होते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं रहता। तो हम शरीर से, अपने 5 इंद्रियों से क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हम अपने भाव से क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट जो करेंसी जो है, उस लोक की जो करेंसी है, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, जो करेंसी है, वो भाव है। इस लोक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पैसा। जो जितना अमीर है वो उतना पावरफुल है, वो उतना महान है, वो उतना बड़ा है, वो उतनी बड़ी सत्ता उसके हाथ में है। लेकिन वहां पर ये पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर वैल्यू है हमारे भाव का, और वो भाव आता है हमारे विशुद्धि चक्र से। और विशुद्धि चक्र का प्लैनेट है बुध, और बुध ग्रह क्या करता है, बुध ग्रह हमें विजडम देता है। तो जैसे जैसे हमारा विजडम बढ़ेगा हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अंदर शुद्धता आती जाएगी। हम दोहरी जिंदगी जीना बंद कर देंगे, हम सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं यहां पर है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अब आप लोग को सबको अच्छे से आ गया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो बताऊं वो इस तरह से आपके अंतर मन तक उतर जाए कि बाद में इस लेक्चर को वापस रिपीट करने की जरूरत ही नहीं हो, आपको खुद को पता हो कि क्या, कैसा और क्यों है। तो विशुद्धि चक्र यहाँ पर है, तो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गन्स हैं सब विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। हमारे थायराइड ग्लैंड, हमारा थ्रोट, हमारा वोकल कॉर्ड, हमारा वॉइस बॉक्स, हमारा फूड पाइप, लैरिंग्स, ये सारी चीजों को हमारा विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। और अगर विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे इश्यूज विद थ्रोट आ जाते हैं, हमारे वॉइस में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे शोल्डर्स में इश्यू होता है, हमारे टीथ में, नोज में, ईयर्स में, हमारा ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन डिजीज्ड हो जाता है। और रोल क्या है विशुद्धि का, जैसा कि मैंने बताया, विशुद्धि का रोल है प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन विथ प्योर इंटेंट। बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कई बातें दिल को छू जाती है। कई लोग हैं जब कुछ कहते तो बस मन करता है सुनते ही रहें, और उनकी बातें पूरे अंतर मन तक उतर जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनकी बातों में शुद्धता है, उनके भाव बहुत शुद्ध हैं, तो उनकी विशुद्धि बहुत जागृत है, माँ सरस्वती की उन पर कृपा है। तो ये आता है विशुद्धि चक्र से। और जब विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, जब विशुद्धि चक्र बिल्कुल ब्लोन आउट हो जाता है, एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा हो जाती होती है विशुद्धि में, तब हम लिसनिंग नहीं कर पाते, हम पुअर कम्युनिकेटर्स हो जाते हैं, सिर्फ हम बातें करते रहते हैं। और बात भी जब हम करते हैं तो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उन बातों के भाव में कोई कंट्रोल नहीं होता, डिसऑनेस्टी होती है, हम झूठ बोलते हैं, हम ऐसे अपशब्द यूज कर लेते हैं कि सामने वालों को बहुत कठोर लगता है, दुख लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, और हम बहुत जजमेंटल होते हैं। और अगर विशुद्धि चक्र हमारा ब्लॉक्ड हो जाए, उसमें एनर्जी फ्लो बराबर नहीं हो रही हो, तो फिर हम ट्रुथ को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाते, हम अपने अंदर के जो भाव है उसको बराबर से एक एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, हम कोई स्टैंड नहीं ले पाते, हम अपने वैल्यूज पे टिक नहीं पाते, हमारी आवाज जो बहुत स्टैमर करती है या स्टिफल करती है या होर्स हो जाती है या इतनी हल्की होती है कि किसी को सुना ही नहीं पड़ती। तो ये है प्रॉब्लम विशुद्धि चक्र के इम्बैलेंस होने की। और रिलेशनशिप किसके साथ है विशुद्धि का, विशुद्धि का रिलेशनशिप है आपके स्वयं के साथ, सेल्फ के साथ, क्योंकि
भाव का जजमेंट कि हमारे भाव कितने शुद्ध हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही कर सकते हो। कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बनकर बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन उसके बोलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? या आपने किसी को डांट तो दिया, लेकिन उस डांट के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? कि आप उसे झंझोड़ना चाहते थे, उसे एक मार्ग पर ले जाना चाहते थे। आपके भाव कितने शुद्ध थे, आप उसके ग्रोथ में आप सहायक बनना चाहते थे। तो ये सारी बातें खुद से ही जज हो सकती है, ये दुनिया में और कोई जज नहीं कर पाता। इसलिए विशुद्धि का रिश्ता है आपके खुद के साथ कि आप कैसे अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। और मंत्र क्या है विशुद्धि का? हम और बीज मंत्र है हमारे स्वर वर्ण के 16 स्वर, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंग। अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा। अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा। अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा। ये हमारे विशुद्धि के पेटल्स, 16 पेटल्स के बीज मंत्र हैं। और ये हमारे थ्रोट और थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स है। और बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम अपने विशुद्धि चक्र को? सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनर वॉइस के साथ में टच में रहें। कल हमारा मनोमय कोश का सेशन रहेगा, जहां हम सबकॉन्शियस के बारे में बातें करेंगे और कैसे सबकॉन्शियस निरंतर आपसे बातें करता रहता है, हम उसे समझेंगे। तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमेशा हमसे बात करता है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देते हैं तब हम ट्रुथ के समीप आ पाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा अपने उस इनर वॉइस, सबकॉन्शियस के टच में रहें और उसके प्रति ट्रुथफुल रहें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज हैव राइट इंटेंट एंड बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट विद सेल्फ एज वेल एज विद अदर्स। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी, हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारा जो परमानेंट घर है वो ये नहीं है, वो है। हम भूल गए हैं, यहाँ आके हॉलीडे पे गए, एक होटल में रहे, होटल बड़ा अच्छा लग गया और हम सोचे वो होटल ही हमारा घर है। भाई ये तो होटल है, थोड़े दिन के लिए आप आए हो, अल्टीमेट घर हमारा वहां है। और वहां की जो करेंसी है, वहां का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो ये पैसा नहीं है, वो ये पावर नहीं है, वो ये सत्ता नहीं है। वहां का जो मेजरमेंट है वो है आपकी सच्चाई, वो है आपके भाव, आपके भाव, आपकी शुद्धता। तो प्लीज 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 मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शुद्धता लेके आए अपने अंदर, शुद्धता लेके आए। जीवन बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगा। जो इंसान जितना शुद्ध होता है उसके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम होते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा सरल रहता है। एक ही मार्ग फॉलो करना है। झूठ का मार्ग अनेक होता है, अनेकानेक। ढोंग का मार्ग अनेकानेक होता है, लेकिन सच्चाई का मार्ग सिर्फ एक ही होता है। कोई डाउट ही नहीं। क्लैरिटी ऑफ माइंड इतनी जबरदस्त होती है जो शुद्धता के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मुझे तो एक ही मार्ग पे चलना है। क्लैरिटी क्लैरिटी है, कोई डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम नहीं। आजकल मैं देखती हूँ सब कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि उनके सामने अनेक मार्ग उनको देखते हैं। क्यों अनेक मार्ग दिखते हैं? क्योंकि शुद्धता नहीं है। अलग अलग चीजों को वैल्यू देते हैं, अलग अलग मार्ग खुलते जाते हैं। एक ही को वैल्यू दीजिए, शुद्धता को। अपने साथ रिश्ता सबसे ज्यादा सुदृढ़ कीजिए। जब आपके सेल्फ के साथ आपका रिश्ता सबसे अच्छा होगा तो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। और ये विशुद्धि से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा द्वार खुलता है मोक्ष मार्ग का, क्योंकि आज्ञा और सहस्रार ये दो हमारे परम चक्र हैं। यहां तक हम संसार में हैं, और यहां से जब हम ये नासिका को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये संगम को जब हम क्रॉस करते, कहते हैं ना कि त्रिवेणी संगम में जब डुबकी मार देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बेसिकली डुबकी क्या है? वो डुबकी है यहां से ऊपर जाना। तो जब जो कुंडलिनी मार्ग से विशुद्धि को बैलेंस करके आगे बढ़ जाता है और आज्ञा और सहस्रार को टच, ये हमारा जो आज्ञा चक्र है ये 2 पेटल का है और ये इंडिगो कलर का है। गुरु तत्व विराजमान है, इसका प्लैनेट भी गुरु है, बृहस्पति, और ये कंट्रोल करता है हमारे इस पूरे रीजन को। पिट्यूटरी ग्लैंड, आईज, नोज, साइनस,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिबेलम, ब्रेन एटसेट्रा। फिजिकल डिजीज क्या होती है? आई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सर दुखता है अगर आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं हो। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। रोल क्या है? जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उसकी थर्ड आई खुल जाती है। थर्ड आई खुल जाना मींस इंट्यूटिव पावर आ जाना, उसमें साइकिक पावर्स आ जाते हैं, उसमें अमेजिंग क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, और वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं। हमारे यहाँ पे इस फोरम में बहुत सारे हीलर्स हैं, और आप पाएंगे कि ये जितने भी हीलर्स हैं ये सबका आज्ञा चक्र बहुत 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 जागृत होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र अगर जागृत नहीं हो तो आपके अपने हीलिंग पावर्स हो ही नहीं सकती। तो आज्ञा चक्र हमारे अंदर हीलिंग पावर्स हमारे अंदर देता है। अब अगर आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हम क्या करते हैं? आज्ञा चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो ओवर थिंकिंग, क्योंकि अगर टू ओपन हो गया, अगर ब्लोन आउट हो गया, तो हम क्या करते हैं? बहुत सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, और हम कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज और नए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, बट उसको उपयोग में नहीं लाते। जैसे कि कल मैंने आपको कहा भी था कि भाई हम ज्ञान की बातें तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने से नहीं होगा, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। तो जिनका आज्ञा चक्र बहुत ब्लोन आउट होता है तो ज्ञान के पीछे बहुत भागता है, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाता। और वहीं आज्ञा चक्र अगर ब्लॉक होता है तो हमारे अंदर बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, हमारे अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, इश्यूज इन डिसीजन मेकिंग होते हैं, और हम अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पाते हैं। हम कुछ जीवन में कुछ सुनने और सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं। और रिलेशनशिप किसके साथ है आज्ञा चक्र का? गुरु के साथ। तो जिसका गुरु समर्पण बहुत ज्यादा है तो उसका आज्ञा चक्र ओपन होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि गुरु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुरु तत्व। प्रार्थना जी, आप मुझे वो राइट्स वापस वो कर दीजिए ना, इसका मैंने शायद आपका आया था, तो मैंने राइट्स आपको दिए थे स्क्रीन शेयरिंग के। वो आप शेयर करोगे ना स्क्रीन तो? हाँ 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 हाँ, वही मैं ही करना चाहती हूँ, बट कुछ मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया था। वो स्क्रिबल हो रहा है ना, तो वो वहां से हाँ आप एनोटेशन बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, मैंने किया तो है एनोटेशन बंद। हाँ, तो रिलेशनशिप गुरु के साथ में है, और गुरु ऋण तभी पूर्ण हो सकता है। हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो ये तीनों से जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक हमारी गति नहीं होती। तो गुरु ऋण तभी पूर्ण होता है जब हम गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और तभी हमारा आज्ञा चक्र है जो वो ओपन होता है, वो बैलेंस हो पाता है। और मंत्र के आज्ञा चक्र का ओम ओम ओम, और दोनों पेटल्स के मंत्र है हम छम हम छम हम छम। तो ये हमारा आज्ञा चक्र है। और बैलेंस करने के लिए क्या है? बी कमिटेड टुवर्ड्स फॉलोइंग द पाथ शोन बाय योर गुरु। आपके गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर आप उस मार्ग पर चलते जाएं। रिलैक्स सो दैट यू कैन बी इन टच विथ योर इनर वॉइस। बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकें। एंड मेडिटेट टू एक्सपीरियंस द स्टिलनेस, इनर पीस एंड साइलेंस। और जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम आंतरिक यात्रा करते हैं, जब हम एक इनवर्ड जर्नी करते हैं, तो हम अपने अंतर के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल चक्र सहस्रार की ओर। यहाँ पर क्राउन सेक्शन में हमारा सहस्त्रार चक्र है जो बहुत ही ब्यूटीफुल वायलेट कलर का है, 1000 पेटल्स का है। एलिमेंट कुछ बता नहीं सकती, ये तो बियॉन्ड एलिमेंट है, ये गुणातीत है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, ये तो परम तत्व है। सेंस ऑर्गन अद्वैत है, नॉन ड्युअलिटी है। यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो सब एकाकार हो जाता है, पूरी अद्वैत की भावना आ जाती है। हमारा
खुद का दर्शन खुद के साथ होता है। कहते आपका दर्शन आप जी से होता है। हमें आत्मा के साथ हमारा यहाँ पे दर्शन होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। प्लैनेट क्या है? मून, चंद्र ग्रह है। और ऑर्गन्स क्या? ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, पीनियल ग्लैंड। तो डिजीज क्या होती है? बिकॉज ये जो है ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जिनका सहस्रार बैलेंस नहीं होता उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं। रोल क्या है सहस्रार का? ये हमारे अंदर सत्य चित आनंद प्रदान करता है, एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ ब्लिस प्रदान करता है, और हमें उस ब्रह्मांड के साथ, उस इनफाइनाइट एनर्जी के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ हमें मर्ज करने की डिजायर देता है। जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है सहस्रार में? सहस्रार 2 ब्लोन आउट हो जाता है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो करती है तो हम बहुत इमेजिनेटिव हो जाते हैं। कहते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाते हैं, सिर्फ आइडियाज ही आइडियाज क्रिएट करते हैं। बैठे बैठे हम खाली सोचते रहते हैं, रैंडम आइडियाज क्रिएट करते हैं, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। और रिलेशनशिप किसके साथ में है? रिलेशनशिप है मदर के साथ में, माँ के साथ में, क्योंकि माँ के साथ जो रिश्ता है वो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। उन्हीं के कारण हम इस धरती पर आए हैं और उन्हीं के कारण हमें गति भी प्राप्त होती है। तो जिनका माँ के साथ रिश्ता अच्छा होता है वो ही इस अद्वैत की भावना को फील कर पाते हैं, वो ही सहस्रार को बैलेंस कर पाते हैं और मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो पाते हैं। और मंत्र क्या है सहस्रार का? ये हमारे ब्रेन के पिक्चर्स जो सहस्रार कंट्रोल करता है। और सहस्रार को बैलेंस करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान मतलब किसका ध्यान? अपना ध्यान, एक आंतरिक यात्रा में जाना। तो जब हम आंतरिक बाह्य दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर जब हम अंतर की दुनिया में जाते हैं तो हम उतना ही अपने आज्ञा और सहस्रार के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के यूसेज को रिड्यूस करना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो वेव्स देती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं और उससे हमारा पीनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हम जितनी साधना करते हैं वो साधना हमारी पीनियल ग्लैंड को सॉफ्ट बनाती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो वेव्स हैं वो हमारे पीनल ग्लैंड को कैल्सिफाई करते हैं, उसे हार्डन करते हैं। तो हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ हम मेहनत करके उसे सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रहे हैं पीनल ग्लैंड को, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम इसे कैल्सिफाई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो आज हम इस तरह से जुड़ नहीं पाते थे। हम जुड़ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बट एवरीथिंग, जैसा मैंने हमेशा कहा, संभाव, सम्यक तरह से हम इसे यूज करें। हम घंटों घंटों लेके बैठ जाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे ऊपर कितना बैड इंपैक्ट कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के यूसेज को जितना कम करेंगे हम अपने आज्ञा और सहस्रार को उतना पावरफुल और बैलेंस कर पाएंगे। अब क्विकली पेटल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये लास्ट स्लाइड है एंड देन वी स्टार्ट विथ आवर मेडिटेशन, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं जो बता रही थी वो सब सिर्फ उस मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करा रही थी। आज थोड़ा डिले हो गया है, बट खुशी की बात यह है कि गुरु साक्षात आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, और मैं गुरु मंडला में ही ले जाके आपको मेडिटेशन कराने वाली हूँ। और गुरु साक्षात हैं हमारे बीच में आपको सपोर्ट करने के लिए कि आप इस डिवाइन जर्नी पे चल पाए। तो अगर थोड़ा समय आगे पीछे हो जाए तो प्लीज बेयर विथ मी, लेकिन आप जरूर से मेडिटेशन करें, क्योंकि ये जो हम इतनी बातें कर रहे हैं ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। जब मेडिटेट करेंगे, अंतर मन में उतरेंगे, तब हम इन सब चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जा पाएंगे और तभी हमें उसका रियल रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज ये सिर्फ वाहवाही की बातें हो जाएंगी। अभी हम देख रहे 900+ पार्टिसिपेंट्स हैं, वाह वाह करेंगे कि वाह हमने कितना बड़ा काम कर लिया, कितने लोग आए, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा जब बस हम
अगले 5 मिनट में एक मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूंगी सब उस मेडिटेशन को बहुत ध्यान से करें और विजुअलाइज करें। मैं उस मेडिटेशन में आपके फिजिकल ऑर्गन्स में लेके जाऊंगी, फील करें फिजिकल ऑर्गन को। मैं आपके इमोशनल एस्पेक्ट पर लेके जाऊंगी, वो इमोशंस को फील करें। आपके रिश्तों पे लेके जाऊंगी, उन रिश्तों को सामने खड़ा करें। जब मैं आपके पिता के बारे में बोलूंगी तो पिता को सामने खड़ा करें। जब आपकी माता को बोलूंगी तो माता को फील करें कि वो आपके सामने है और उनके साथ कैसा रिश्ता है उसको महसूस करें शुद्ध भावना के साथ। क्योंकि चीटिंग आप खुद में मेडिटेशन में किसके साथ करोगे? जो रिश्ता है आप जानते हो कैसा रिश्ता है, आप क्या उनके लिए फील करते हो और कितना रेस्पेक्ट करते हो और नहीं करते हो, वो आप जानते हो। तो उसको एक शुद्धता के साथ में वो पूरे मेडिटेशन को बहुत सुंदर से विजुअलाइज करें। क्योंकि कल मनोमय कोश का जब हम सेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल टेक्निक है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने का। तो आज वो मेडिटेशन को पूर्णतः आप इमोशनली फील कीजिएगा और विजुअलाइज कीजिएगा। जितना अच्छे से आप उसको विजुअलाइज करेंगे और इमोशनली फील करेंगे, अपने इमोशंस को उसके अंदर डालेंगे, ये उतना आपके अंतर मन तक उतरेगा और उतना आपको हीलिंग प्रदान करेगा और आपके चक्रास को बैलेंस करेगा। और जैसा कि माता जी ने कहा, सच्ची माता जी ने इतनी सुंदर बात बोलती, मैं तो घंटों घंटों के आज तक लेक्चर दे चुकी चक्र के बारे में, लेकिन माता जी ने एक शब्द में उसको पिरो दिया कि जो चक्रों को जीत जाता है वह चक्रवर्ती बन जाता है। माता जी के ये सेंटेंस सुन के मैं अवाक रहेगी कि वाह माता जी आपने क्या बात बोल दी। चक्रवर्ती बन जाता है, सही है, जो चक्रों को जीतता है वो चक्रवर्ती बनता है, क्योंकि चक्र ही हमारे पूरे जीवन का फंडामेंटल है। अगर हम चक्रों को जीत पाए, यानी कि उसको बैलेंस कर पाए, उसकी एनर्जी को ठीक कर पाए, उसको उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वापस ला पाए, हम सही मायने में चक्रवर्ती बन पाएंगे। इस लोक में भी नहीं, उस लोक में। क्योंकि यहाँ पे हम जो सब चर्चाएं कर रहे हैं सिर्फ इस लोक के लिए नहीं कर रहे, हम सारी चर्चाएं इस लोक और उस लोक, जो हमारा ये टेम्पररी घर है और जो हमारा परमानेंट घर है, अपने टेम्पररी और परमानेंट दोनों घर को कैसे अच्छा बना पाए, अपने दोनों जीवन को, ये जीवन भी और वो जीवन भी, दोनों को कैसे अच्छा बना पाए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चक्रों को जो जीतता है वो चक्रवर्ती बन जाता है। तो आज हम उसी चक्रवर्ती बनने की कोशिश में हैं और मेरी मंत्र और चक्र का जो तालमेल है वो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि हर चक्र के एक बीज मंत्र है। तो क्यों वो बीज मंत्र है उस चक्र का? क्योंकि हर चक्र की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और मंत्र की भी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जो मंत्र की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस चक्र की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो वो उसका बीज मंत्र है। तो मूलाधार का बीज मंत्र है लम। तो जब हम लम की चैंटिंग करते हैं तो लम की चैंटिंग करने से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वही नेचुरल वाइब्रेशन है हमारे मूलाधार चक्र का। तो हम जब लम की एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हैं मूलाधार चक्र पे तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस होता है, वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वापस आता है। सिमिलरली स्वादिष्ठान में वम, मणिपुर में रम, इस तरह से जो मंत्र है वो मंत्र हमारे चक्र को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वापस लेके आते हैं जब हम उस पर चैंट करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। अब हर चक्र के पेटल्स हैं और हर पेटल का भी बीज मंत्र है। और मेरे पास फोन आए कि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से पेटल का कौन सा बीज मंत्र है, हम कैसे ध्यान करें, किस तरह से करें, इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो मैंने वही कहा प्लीज कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो सारी क्रिएशन है ये भगवान की क्रिएशन, और भगवान की क्रिएशन सबसे सिंपल होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हम मनुष्य करते हैं, भगवान हर चीज सिंपल रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे 7 चक्र हैं, उनके कलर का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इंद्रधनुष के 7 रंग है भाई, हमें बचपन में क्लास 2-3 में सिखाया गया था, रेनबो का कलर है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर मतलब V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, Gior, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for मूलाधार, red। तो जो 7 चक्र हैं उसके 7 कलर है विबग्योर। अब आप कभी भूल सकते हैं विबग्योर को? नहीं भूल सकते। इंद्रधनुष को याद करिए, उसके 7 रंगों को याद करिए। अब कोई बोलेगा मुझे इंद्रधनुष के रंग नहीं मालूम, तो भाई वो तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो आपको पेन पेंसिल लेके लिख के रखें।
हाँ, पेन पेंसिल लेकर लिख के रखना। हमारे 7 कलर्स हैं, 7 चक्रों के, बहुत जरूरी है जानना क्योंकि हर कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे चक्र की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हम विभिन्न तरीकों के द्वारा हम अपने चक्र को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है। तो कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, रेड की फ्रीक्वेंसी है, ऑरेंज की है, येलो की है। तो रेड जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, मूलाधार उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, लम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो हम जब रेड कलर को मूलाधार पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी को प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम लम को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसी फ्रीक्वेंसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 7 कलर्स हैं, ये 7 मंत्र है। ल व र य ह ओम, ल व र य ह ओम, ल व र य ह ओम। बस ल व र य ह ओम। ल मूलाधार, व स्वादिष्ठान, र मणिपुर, य अनाहत, ह विशुद्धि, ओम ओम, य व र ल ह य ह ओम। तो ये हमारे 7 चक्र के मंत्र हो गए। अब हम आते हैं पेटल्स के मंत्र पर। ये भी बहुत सिंपल है, प्लीज कंफ्यूज ना हो। हमारे संस्कृत की वर्णालिपि है। अब ये हो सकता है कि हम अपने हिंदी के वर्णालिपि को, संस्कृत के वर्णालिपि को भूल गए हैं। तो भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने स्कूल में पढ़ा है उसे, एक बार कॉपी वापस निकालेंगे तो मैं फिर से याद आ जाएगा। 16 स्वरवर्ण है, फिर 5 कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ऐसे हमारे 5 5 5, फिर य र ल व श श श ह। ये हमारे हिंदी की व्यंजन वर्णालिपि है और 16 स्वर वर्ण है और बाकी हमारे व्यंजन वर्ण है। तो हमारे चक्रों में भी बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। हमारा जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र जिसका बीज मंत्र हम, इसमें 16 स्वर वर्ण है, 16 पेटल और 16 स्वर वर्ण। अ आ ई उ ऊ री री रील री ए आई ओ औ अंगा, 16 स्वर वर्ण। वेरी इजी। अब आप कोई भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते, 16 स्वर वर्ण यहाँ है। फिर उसके बाद इसके, अब हम यहां से नीचे जाएंगे क्योंकि ये दो क्या है, हमारे हायर लेवल चक्रास है, तो इनको बाद में डील करेंगे। हम शुरुआत विशुद्धि से करके मूलाधार की तरफ जाएंगे। तो विशुद्धि से फिर हम नीचे उतरते हैं तो कहां जाते हैं? अनाहत चक्र पे। तो अनाहत चक्र पर क्या आता है? हमारा कवर्ग। अनाहत चक्र में है 12 पेटल, तो 5 कवर्ग, 5 चवर्ग और टवर्ग का 2। क ख ग ग अंग कवर्ग, च छ ज झ न्य चवर्ग और ट ठ टवर्ग। तो ये 12 मंत्र हो गए हमारे अनाहत के। फिर हम आ जाते उसके नीचे मणिपुर पे। मणिपुर पे 10 पेटल है, तो ट ठ के बाद क्या आता है? ड ढ न, उसके 3 मंत्र। फिर तवर्ग त थ द ध न, फिर पवर्ग प फ। तो ये 10 हमारे मणिपुर के बीज मंत्र हो गए पेटल्स के। फिर 6 पेटल्स है स्वादिष्ठान में, तो प फ के बाद क्या आता है? ब भ म और य र ल। और फिर आपका आ गया मूलाधार, य र ल के बाद व श श स। 3 प्रकार के श, शलगम वाला श, पेट कटा श, नॉर्मल स। बचपन में स्कूल में हमने ऐसे ही सीखा था। तो ये 3 स है और य र ल के बाद व है, तो व श श स। तो ये 4 मंत्र हो गए हमारे मूलाधार के। तो हमने शुरू कहां से की? विशुद्धि में, यहाँ 16 स्वर वर्ण। फिर उसके बाद 12 जो हैं वो आ गए हमारे अनाहत, फिर 10 आ गया हमारा मणिपुर, फिर 6 आ गया हमारा स्वादिष्ठान, फिर 4 आ गया हमारा मूलाधार, और फिर उसके बाद 2 ह और 6 आ गया हमारा आज्ञा। और जो सहस्रार है वहां पे तो ओम। ओम क्या प्रणव मंत्र है, सारे मंत्र उसमें निहित है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सृष्टि में कुछ भी नहीं थी, तो सिर्फ ओम का ही अनाहत नाच चलता था। ओम की ध्वनि से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो ओम हमारा प्रणव मंत्र है, तो सहस्रार जो है वो ओम से वाइब्रेट करता है। तो इस तरह से हमारे सारे पेटल्स के मंत्र हो गए। तो अब मुझे लगता है कि कोई भी तरह का कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा कि भाई रंग कौन से, तो इंद्रधनुष के 7 रंग। मंत्र कौन से? ल व र य ह। अब पेटल्स के मंत्र कौन से? तो यहां से शुरू करो, हिंदी की सारी वर्णालिपि को बोलते जाओ हर एक एक पेटल के ऊपर में, फिर आज्ञा पे जाओ, फिर सहस्रार पे जाओ, हो गया। सोनल, एक प्रश्न सबका ये रहता है कि जो पेटल्स में जो लिखे हुए हैं शब्द, उसको कैसे बोलना चाहिए? मतलब कैसे हाथ रख के कैसे क्या करना चाहिए?
वो क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आए थे। विजुअलाइज। हमारे 5 इंद्रियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंद्रिय है हमारी मन की इंद्री, और उसका पावर क्या? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये अब हम परसों करेंगे मनोमय कोश में, कि विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की जो शक्ति है वो हमारी सबसे पावरफुल शक्ति है। हम शरीर से कोई काम कर रहे हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, मम्मी कई बार कहती है, लोग कहते हैं कि मंत्र जप कर रहे, मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा। तो मंत्र जप वो कर रहे शरीर से, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन में पूरी ब्रह्मांड की सारी, संसार की सारी बातें चल रही हैं। तो एक भी मंत्र पे तो मन लगा ही नहीं, तो मंत्र का पावर हमें मिला ही नहीं। तो शरीर से तो हम मणि फेर रहे, माला फेर रहे, लेकिन मन हमारा कहीं और है। तो मन ज्यादा पावरफुल है, हमारे शरीर से ज्यादा पावरफुल हमारा मन है। तो कहीं छूने, कहीं कोई चीज की जरूरत नहीं है। विजुअलाइज करो, जैसे मैंने कहा कि मूलाधार, आप सोचो टिप ऑफ द टेल बोन पे एक रेड कलर का 4 पेटल का बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस है। मैं लेके चलती हूँ आपको मूलाधार पर। ये रहा, ये है आपका मूलाधार। इसको प्लेस कीजिए अपने टिप ऑफ द टेल बोन में, ऐसा ही रेड कलर, और इसको फील कीजिए कि लम की ध्वनि इसके अंदर से निकल रही है। फिर वम शम शम सम की ध्वनि इसके पेटल से निकल रही है। किससे बना है? ये पृथ्वी तत्व से बना है। पृथ्वी की मिट्टी है इसमें, तो मिट्टी से कैसी मीठी मीठी एक सुगंध आती है, तो माटी की सुगंध आ रही, सुगंध को फील कीजिए। इमेजिन, अपने 5 सेंसेस से इमेजिन कीजिए। इमोशंस डालिए इसके अंदर। आप जितना इमोशंस डालेंगे और जितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको फील करेंगे, तो ये चक्र तब जागृत होगा। और हम सिर्फ मैकेनिकल उसमें रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं कह रही हूं कि आपको इतने डिटेल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप बीज मंत्र चक्र का ले लीजिए, ल व र य ह ओम ओम। इतने पेटल में भी जाने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं करा रही हूँ, इसलिए आपको इतने डिटेल में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना गुरु मंडला ने मुझे बताया मैं आपसे शेयर कर लूं। लेकिन जब आप कर रहे हो डेली मेडिटेशन, मैं चाहूंगी चक्र मेडिटेशन आप डेली करो अपने उसमें। जब भी आप अपना समाई करने बैठो, आप बैठो, बैठ के आप पहले अपने सारे चक्र को बैलेंस कर लो, इस तरह से मंत्र चैंटिंग करके, उसके कलर को फील करके, उसके तत्वों को फील करके, और पूरे चक्र को बैलेंस करके फिर आप अपना सामायिक शुरू करो या अपना कुछ मंत्र जाप शुरू करो, सब चीज शुरू करो। तो आपके सारे चक्र उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे और आपके चक्र बैलेंस होंगे, तो बहुत अच्छा होगा। तो कोई नीड नहीं है, वो मैं मेडिटेट करा रही हूँ तो मैं आपको इसमें करा लूंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज आप इसे कंफ्यूजन में मत जाइए, क्योंकि हम इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे हमारा मन नहीं लगेगा, हम टेक्निक में चले जाएंगे। हमें टेक्निक में नहीं जाना है, हमें भाव में जाना है, क्योंकि भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक से। हमें फोकस अपने भाव पे करना है, हमारे मन लगाना है उस पे। तो जो जो आपको इसमें सिंपल इजी लगता है, कलर इजी लगता है कलर को ले लीजिए, तत्व इजी लगता है, 5 एलिमेंट है, बहुत इजी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गुरु और परम तत्व, तो वेरी इजी। तो तत्व इजी, तत्व को ले लीजिए, कलर इजी, इंद्रधनुष के साथ कलर वो ले लीजिए, और मेन बीज मंत्र ले लीजिए, जो 7 बीज मंत्र ल व र य ह ओम। इसको तो याद करने में कोई तकलीफ नहीं, सभी कोई कर सकते इतने को। ऑफिस के रिश्तों को ले लीजिए, मैं कल कराऊंगी मेडिटेशन तो आपको और क्लैरिटी आएंगी, तो उस पर फोकस करके आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है पेटल बहुत टीडियस हो रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मत करिए। जब जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपका और होगा, आप में भी उसको और उसको अपने आप करने लग जाएंगे, अपने आप